A very warm welcome to all of you here. And first of all, I would like to thank Jobs Alarm Foundation in association with Zoheb Printers, India Fact News, Indian School of Computer, Commerce and Computer Education, and Mindspace College, मुस्तकीम सर. आज इस सेमिनार से आप जो कुछ भी आपको मतलब बेनिफिट मिलेगा, तो सबसे पहले इन लोगों को याद रखिएगा. मैं तो सिर्फ एक ज़रिया हूँ और उसको जो भी मेरी तरफ से हो सकता है मैं उसको पूरा मतलब मेरी तरफ से जितना भी इंफॉर्मेशन हो सकता है पूरा मैं उसको शेयर करने की कोशिश करूँगा. सबसे पहले एक बात कर देते हैं. अभी मैं जो लैंग्वेज में बात करने वाला हूँ ये एक जनरल लेवल लैंग्वेज है. ठीक है. मैं एक स्टूडेंट हूँ. सबसे पहले तो अपने आप को मैं स्टूडेंट मानता हूँ क्योंकि यहाँ पे क्वालिफिकेशन आप देख ही रहे होंगे. बी मैकेनिकल मेरा हो चुका है. उसके अलावा मैं DLED डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन और BA परस्यूइंग कर रहा हूँ. तो पहले मैं अपने आप को स्टूडेंट मानता हूँ. उसके बाद में जो है वो टीचर का पोजीशन है. और जो लैंग्वेज है ना, तो हम इसी लैंग्वेज में बात करेंगे क्योंकि ज़बरदस्ती का जानबूझ के इंग्लिश लैंग्वेज यूज़ करना या कोई और पर्टिकुलर लैंग्वेज यूज़ करना, तो उससे बेहतर है कि हम अपने जनरल लैंग्वेज में ही बात करें. जिस लैंग्वेज में आप अपने घर पर बात करते हो, अपने फ्रेंड से बात करते हो, तो उसी लैंग्वेज में बात करेंगे. और इस जो सेमिनार में इंट्रोडक्शन आपको दिया जाने वाला है, तो ये आपको ना कोई स्कूल या कॉलेज वगैरह में ये एजुकेशन या इससे रिलेटेड बातें नहीं बताई गई होगी. और जो ये मैंने इन्फॉर्मेशन जमा किया ना, 5 साल की मेहनत है इसके पीछे. मेरा स्लाइड भी बहुत मेहनत से मैंने बनाया. तो मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग भी इसी को उतनी इंटेंशन से सुनेंगे. ठीक है. तो इसको स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले तो आप जो है थोड़ा अपना एक माइंडसेट क्लियर रख लीजिए. ठीक है. अगर दिमाग की खिड़की होंगी तो खोल लेने का, AC है तो चालू कर लेने का, और एक पॉजिटिव इंटेंशन के साथ सुनने का. ठीक है. नाश्ता वगैरह करके आना सबने, तरी पोहा जो भी है. ठीक है. चाय रोटी खा के आया, कामटी में वही मिलता है. और बिरयानी तो नहीं खाया ना किसी ने, तो सो जाएंगे अभी. तो 2 घंटा हमारा सेमिनार का समय रहेगा. जैसा भी इसको आगे पीछे अरेंज करने की कोशिश करेंगे. तो टू द पॉइंट इसको स्टार्ट करते हैं. जैसे कि आप लोग ये सेमिनार का टाइटल देख सकते हैं, मेगा सेमिनार ऑन स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब्स. क्योंकि ये दोनों अलग अलग है ना, स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट अलग है. हम कौन से स्टेट पे रहते हैं? इंडिया में टोटल कितने स्टेट है अभी? 29 है कि 28 है? 28 स्टेट है ना, क्योंकि जम्मू कश्मीर जो है अभी वो यूनियन टेरिटरी में आ गया. यूनियन टेरिटरी के अंदर 9 ऐसे अलग अलग इलाके हैं और स्टेट जो है टोटल 28 है. तो हमारे महाराष्ट्र स्टेट का जो जॉब है ना, उसमें हमारे तरफ से बहुत कम स्टूडेंट उसमें मतलब उसके लिए फॉर्म फिल करते, क्योंकि उसका एक प्रोसीजर जो है या उसका जो क्या बोल सकते हैं जो एग्ज़ाम पैटर्न है वो क्लियर नहीं है. तो स्टेट गवर्नमेंट जॉब्स के बारे में हम अपने नेक्स्ट सेमिनार में बात करेंगे. ये जो सेमिनार है आपका सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब के लिए है. और सेंट्रल गवर्नमेंट में 2 ऐसे डिपार्टमेंट हैं जो बहुत बड़े लेवल पे जॉब कवर करते हैं. उनको हम यहाँ डिस्कस करेंगे. एक तो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन. किसी को पता है क्या है ये स्टाफ सिलेक्शन कमीशन? स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ना ये एक आयोग है. जैसे कि सर ने अभी कई इंपॉर्टेंट बातें बताया. जो UPSC है, UPSC में ना ग्रुप A लेवल की पोस्ट रहती है. ग्रुप A IAS IPS ऑफिसर जो है. और स्टाफ सिलेक्शन जो है वो ग्रुप C, ग्रुप D, ग्रुप B इस लेवल की पोस्ट को कवर करता है. तो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ना एक ऐसा डिपार्टमेंट है जो सेंट्रल गवर्नमेंट के जितने भी डिपार्टमेंट है इंडिया में, वहाँ पे जो भी वैकेंसी खाली होती है ना, तो वो डिपार्टमेंट खुद होकर अपनी वैकेंसी नहीं निकालता. जैसे समझ लो अभी पोस्ट ऑफिस है. पोस्ट ऑफिस सेंट्रल गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट है, तो वो पोस्ट ऑफिस अब अपनी खुद की वैकेंसी नहीं निकालता है. वो जाता है स्टाफ सिलेक्शन वाले के पास और वो बताता है कि 2020 में मेरे पास इतनी वैकेंसी खाली है, इतना जोन वाइज, इतना स्टेट वाइज, आप ये वैकेंसी पब्लिश कर दीजिए. स्टाफ सिलेक्शन फिर वो ऑर्गेनाइज करता है. तो मैं स्टाफ सिलेक्शन पे सबसे ज़्यादा फोकस इसलिए करता हूँ क्योंकि इसके जो एग्ज़ाम है ना हर साल होते हैं. समझ में आएगा? सेकंड नंबर पे रेलवे है. स्टाफ सिलेक्शन के एग्ज़ाम हर साल होते हैं. और सेंट्रल गवर्नमेंट के जितने भी एग्ज़ाम हैं उनका सिलेबस जो है ना स्टाफ सिलेक्शन के से बहुत ज़्यादा कॉमन है. यानी अगर आप स्टाफ सिलेक्शन का प्रिपरेशन कर रहे हो ना, तो आप सेंट्रल गवर्नमेंट के सभी एग्ज़ाम को आप कवर कर सकते हो. ठीक है. और मैंने जो 5 साल में ना बहुत कुछ सीखा है, उसी को मैं चाहता कि अपने स्टूडेंट के साथ में शेयर कर सकूँ इंट्रोड्यूस के थ्रू. तो उसके लिए आप सेमिनार पूरा कंटिन्यू करिएगा. फिर मैं बता रहा हूँ क्योंकि ये जो बातें हैं ना हर कोई आपको शेयर नहीं करता. मेरे से भी बहुत ज़्यादा टैलेंटेड स्टूडेंट्स हैं, टैलेंटेड कैंडिडेट है, लेकिन वो खुद होकर इस तरीके से आगे नहीं आ पाते. तो इसको आप अप्रिशिएट करिएगा अपने लेवल पर. तो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के बारे में तो बता दिया मैंने. और स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में ना जो सभी के लिए वैकेंसी है, 10th पास, मिनिमम 10th पास के लिए वैकेंसी आती है हर साल. कोई है कि यहाँ पर 10th पास सभी लोग होंगे वैसे तो जगला मेरे को लग रहा. दूसरा 12th पास, फिर ग्रेजुएट के लिए. और अभी करंट में जो वैकेंसी है ना वो स्टाफ सिलेक्शन CHSL की है.
कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल, उसका जो लास्ट डेट है फॉर्म फिल करने का वो 15 तारीख है, 15 दिसंबर, ठीक है। अभी इंट्रोडक्शन में हम इसको स्टार्ट करेंगे, तो आप सबसे पहले वो फॉर्म फिल कर लीजिएगा, वेबसाइट वगैरह मैं बता दूंगा। उसके बाद ग्रेजुएट लेवल के लिए वैकेंसी आती है। उसके बाद में आपका GI जनरल ड्यूटी जो CISF है, CRPF है, ठीक है, उसके लिए आती है। जो आप मतलब पुलिस में जाना चाहते हैं, सब इंस्पेक्टर बनना चाहते हैं, उसके अंदर में वैकेंसी है। एक एक करके हम पूरा डिटेल पढ़ेंगे, यानी बहुत अपॉर्चुनिटी है इसके अंदर में, ठीक है, स्टाफ सिलेक्शन में जो ना। और उसके साथ ही साथ हम सेंट्रल गवर्नमेंट के और जो दूसरे डिपार्टमेंट है जो खुद होकर अपनी वैकेंसी निकालते हैं, उसको भी हम कवर कर सकते हैं स्टाफ सिलेक्शन के थ्रू ही, ठीक है। और दूसरा जो हमारा है रेलवे का, तो रेलवे में ना 6 कैटेगरी की वैकेंसी है। ज़्यादातर रेलवे में लोग ग्रुप C या ALP टेक्नीशियन इतना ही समझते या NTPC इतना ही समझते। तो आज रेलवे को भी हम पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, जो हमारा 6 कैटेगरी का वैकेंसी है, ठीक है। इसको स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। एक स्टूडेंट इधर आ जाइए थोड़ा स्लाइड के लिए। नेक्स्ट सेमिनार का इंट्रोडक्शन जो है हम हमारे देश के पहले एजुकेशन मिनिस्टर मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के कोट से करते हैं। एजुकेशन इम्पार्टेड बाय हार्ट कैन ब्रिंग रिवॉल्यूशन इन सोसाइटी। इस रिवॉल्यूशन की ज़रूरत है जो 1947 में क्रिएट किया गया था एजुकेशनल लेवल पे, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ एनी काइंड, ठीक है। तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जिन्होंने ये रिवॉल्यूशन दिया हमको, और UGC जो है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, उसके फाउंडर थे, ठीक है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जिन्होंने संविधान लिखा और एजुकेशन के लिए सभी जो हमारे देश के मतलब जो हमारे नेता थे, जो रहनुमा थे, उन्होंने वर्क किया। नेक्स्ट स्लाइड। अभी सबसे पहले तो ना आप ये वेबसाइट को याद रखिए, ठीक है। कॉपी और पेन लाए क्या सबने? लाए क्या? कॉपी और पेन निकालिए। और जो लोग नहीं लाए ना, तो नेक्स्ट टाइम याद रखने का, समझ में आ रहा है? दोबारा दिखाना नहीं मेरे को चाहिए। अगर कॉपी और पेन नहीं लाया तुमने नेक्स्ट सेमिनार में, तो समझ में आ रहा है? थोड़ा सीरियस होना जरूरी है ना। कॉपी और पेन तो कम से कम इतनी चीज़ तो तुम्हारे पास रहना चाहिए ना। कभी सेमिनार के लिए जा रहे ना, कभी भी ज़िंदगी में कभी भी जाओगे तो एक कॉपी और पेन लेके ही जाने का, ठीक है। तो इस वेबसाइट को नोट करना। और वो मोबाइल वाला काम मत बताओ मेरे को ना, हमने को 1947 का एजुकेशन चाहिए, बैक टू बेसिक। तो कॉपी और पेन रखो, उससे बहुत कुछ सीखता है इंसान, जो मैं बता रहा ना। क्योंकि मैंने भी ये सब चीज़ें सीखा, किसी ने डांट के सिखाया, किसी ने समझा के सिखाया। तो वे ऑफ एजुकेशन भी वैसा ही है। इस वेबसाइट को याद रखिए, www.freejobalert.com, ठीक है। इस वेबसाइट पे ना आपको स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के सभी जो करंट नोटिफिकेशन है, वो यहाँ से आप चेक कर सकते हैं, जैसे मैं चेक करता हूँ, ठीक है। freejobalert.com। अभी जिसने नहीं लाया कॉपी और पेन तो मोबाइल में उसको लिख लो। और ये चेंजेस आना चाहिए इस सेमिनार के बाद में, आपके एटीट्यूड में, आपके कैरेक्टर में, समझ में आ रहेगा। क्योंकि मैं चाहता हूं कि इस सेमिनार के थ्रू ऐसे कुछ कैंडिडेट सामने आए जो इस एजुकेशन चेन को लेकर आगे बढ़े। जैसे कि सर ने अभी बताया कि ये सेमिनार का सिलसिला रुकना नहीं चाहिए। हैदराबाद के अंदर में जो एजुकेशन सिस्टम है, ठीक है, काशिफ सर और मैं भी उसको बहुत फॉलो करते हैं। तो वहाँ पे ना हर सैटरडे संडे इस टाइप के सेमिनार होते ही रहते, स्पीकर चेंज होते रहते, ऑडियंस चेंज होते रहते, लेकिन ये प्रोसेस रुकता नहीं है। तो मैं भी यही चाहूँगा, मेरे पास और भी टॉपिक है, वक्त मिलेगा तो और भी जगह ऑर्गेनाइज करेंगे और इसको आप कंटिन्यू करिएगा। क्योंकि संडे का एक दिन रहता है, इसमें आप बहुत कुछ सीख सकते हैं अपने लेवल पे ना। freejobalert.com, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड। समय कम है, हमारे पास टॉपिक ज़्यादा है, तो आप शॉर्ट में नोट करते हुए चलिएगा। और स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जो है ना, ये उसकी ऑफिशियल वेबसाइट है www.ssc.nic.in, ठीक है, .nic.in। इस पर आप ना SSC के कोई भी फॉर्म फिल कर सकते हो। और हर साल दिसंबर के महीने में, नवंबर दिसंबर में, इस पर ना कैलेंडर अपलोड होता है कि अगले साल के लिए कौन कौन से एग्ज़ाम कौन सी डेट पे होने वाले हैं। तो अभी अपने पास 3 एग्ज़ाम की डेट अवेलेबल है, वो मैं बताऊंगा, 10th लेवल की, 12th लेवल की और ग्रेजुएट लेवल की। तो वो आप फॉर्म फिल करिएगा उसमें। लेकिन सिर्फ फॉर्म फिल करके मतलब नहीं है, जो मैं तरीका बताऊँगा ना, उस तरीके से अगर आप प्रिपरेशन करोगे तब आपको कुछ फ़ायदा है, ठीक है। सबसे पहले ना आपको कैसा एक सही प्लेटफॉर्म या सही गाइडेंस मिलना बहुत ज़रूरी है, तब जाके आप उस समय में अचीव कर पाते। तो मैंने अपने बहुत साल इसके वेस्ट किए सीखने के लिए, इसलिए मैंने चाहता कि और स्टूडेंट को ऐसा प्रॉब्लम जाए, तो मेरे एक्सपीरियंस से फ़ायदा उठाने का वहाँ पे। ये हमारा ऑफिशियल वेबसाइट है www.ssc.nic.in। और जो हमारा जो रीजन है ना, महाराष्ट्र रीजन, वो स्टाफ सिलेक्शन में वेस्टर्न रीजन में आता है। स्टाफ सिलेक्शन जो स्टेट वाइज, जो रीजन वाइज है, अलग अलग रीजन है उसके, नॉर्थ रीजन, साउथ रीजन। तो ये वेस्टर्न रीजन जो है, वेस्टर्न रीजन में हमारा महाराष्ट्र, गुजरात और गोवा आता है।
यानी महाराष्ट्र, गुजरात और गोवा की कोई वैकेंसी है ना, तो वो वेस्टर्न रीजन में अपलोड होंगी, जो स्टाफ सिलेक्शन के थ्रू ही फिल की जाएंगी। लेकिन कभी कभी क्या होता है, ये वेस्टर्न रीजन वाले ना खुद होकर अपनी वैकेंसी निकालते हैं। इसमें बहुत कम लोग अप्लाई करते हैं क्योंकि ज़्यादा स्टूडेंट को पता ही नहीं है ना। जैसे आपने देखा होगा, अभी मेरा जो एग्जाम निकला था स्टाफ सिलेक्शन का फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का फील्ड मैन, वो मैंने इसी के अंदर में फॉर्म फिल किया था। ये उसकी वेबसाइट है वेस्टर्न रीजन की, www.sscwr.net, क्योंकि इसके बारे में बहुत कम स्टूडेंट को पता रहता है, रीजन वाइज जो निकलता है। इसमें एक ही पोस्ट थी फील्ड मैन की, और मेरा उसमें मतलब जो है एग्ज़ाम भी क्रैक हो गया था, लेकिन एक ही पोस्ट थी। मेरिट में मेरा 4th नंबर पे नाम था, तो उसमें मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया। मुंबई जाके एग्ज़ाम दिया था मैंने उसका, ठीक है। तो ये 2 वेबसाइट आपको याद रखिएगा, इस पर हर साल कैलेंडर अपलोड होता है नवंबर दिसंबर में। और जो भी आप आपको फॉर्म फिल करना, जो मैंने CHSL का भी बताया, कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल 12th लेवल का, जो लोग 12th पास है तो उसके अंदर में आप ये फॉर्म फिल कर सकते हैं ये वेबसाइट पे। और ये वेबसाइट भी याद रखिएगा वेस्टर्न रीजन के लिए, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड। अभी देखिए जो अपकमिंग नोटिफिकेशन आने वाला है ना, उसका थोड़ा डेट याद रखिए। वेबसाइट तो आपको पता चल गया है ना, क्या वेबसाइट है, जोर से बोलो जरा, www.ssc.nic.in, ठीक है। ज़्यादा मुश्किल वेबसाइट नहीं है, जैसे अपन छोटे बच्चों को बोलते हैं चिंटू मंटू, ऐसे वेबसाइट भी याद रख सकते हैं। तो अभी कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल का नोटिफिकेशन जो अभी रनिंग में है 12th पास वालों के लिए, इसमें तकरीबन 5000 वैकेंसी है, जिसमें पोस्ट ऑफिस, लोअर डिवीजन क्लर्क, डाटा एंट्री ऑपरेटर, जो AG ऑफिस में, AG ऑफिस कहाँ है नागपुर में, पता है किसी को? AG ऑफिस, अकाउंट जनरल ऑफिस कहाँ पर है सेंट्रल गवर्नमेंट का? जोर से बोले, पता है तो? नहीं पता तो छोड़ दो नागपुर, इतनी भी बातें पता नहीं है तुमको, फिर क्या तैयारी करोगे तुम इसकी, जब तुमको डिपार्टमेंट का नाम ही नहीं पता। कहाँ पर ऑफिस, कहाँ पर है AG ऑफिस नागपुर में? सीखने की ज़रूरत बहुत कुछ है अपने को, समझ में आ रहा है क्या? ठीक है, AG ऑफिस। उसके अलावा जो अदर देन CAG ऑफिस है, सेंट्रल अकाउंट जनरल ऑफिस, तो वहाँ पे मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर में ना वैकेंसी अवेलेबल है 12th पास स्टूडेंट के लिए। इसका क्वालिफिकेशन 12th पास है। कितने स्टूडेंट है, जरा 12th पास हाथ उठाओ जरा, अच्छे से उठाओ हाथ, ठीक है। तो आप लोग फॉर्म फिल कर सकते हैं। इसका जो डेट है वो 6 नवंबर से स्टार्ट हुआ है और 15 नवंबर लास्ट डेट है, यानी 2 दिन बचा हुआ है। जब पहला इंट्रोडक्शन किया गया था इसका सेमिनार का फेसबुक पे, तो काशिफ सर के साथ मैंने ये बात शेयर भी किया था कि आप पहले फॉर्म फिल कर लीजिए। कोई भी नेट कैफे पे आप जाएंगे, 100 रुपये देने का उनको, वो फॉर्म फिल कर देंगे। उसमें सबसे बड़ी बात इसमें है कि गर्ल्स के लिए कोई फीस नहीं है। गवर्नमेंट खुद चाहती है गर्ल्स को मोटिवेट करने के लिए, तो गर्ल्स के लिए कोई फीस नहीं है। और स्टाफ सिलेक्शन डिपार्टमेंट में को अच्छा इसलिए भी लगता है कि ज़्यादा पैसे नहीं मांगता स्टूडेंट से। 100 रुपये फीस है बस नॉमिनल, OBC कैंडिडेट के लिए और जनरल के लिए। SC ST के लिए कोई फीस नहीं है, PWD के लिए, गर्ल्स के लिए कोई फीस नहीं है, ठीक है। आपको बस फॉर्म फिल करने का इसमें प्रोसीजर लगेगा, और 100 रुपये जो फीस है आप वो ऑनलाइन पे कर सकते हैं, ठीक है। उसमें आपका कोई ज़्यादा डॉक्यूमेंट नहीं लगता, 10-12 का डॉक्यूमेंट लगेगा, सिग्नेचर स्कैन कर लगेगा, और फोटो जो है ना, फोटो के नीचे आपका डेट आना चाहिए। वो फोटो स्टडी वाले बना के देते हैं। और डेट कौन सा होना, ये 6 नवंबर के पहले का डेट होना, मतलब जब नोटिफिकेशन आया ना, तो आप अक्टूबर का कोई तो भी डेट उसमें अरेंज कर सकते हैं। फोटो स्टडी वाले को पता ही है, उनके पास आते रहते हैं ना, तो वो उस तरीके से, यानी करंट का फ़ोटो चाहिए उनको। और इसका जो 15 दिसंबर के पहले इसका आपको फिल करने का है। इसका जो एग्ज़ाम है वो 12 अप्रैल से लेकर 27 अप्रैल के बीच में होगा, ठीक है। एक दिन में 3 शिफ्ट में एग्ज़ाम होता है, और ऑनलाइन एग्ज़ाम है। CBE जो बताया ना, वो कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम है, जैसे MSCIT वगैरह का एग्जाम दिए होंगे आपने, यहाँ के भी जो स्टूडेंट है उससे फेमिलियर होंगे। तो नेक्स्ट स्लाइड। उसके बाद ये एक वैकेंसी और आने वाली है कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल की। यहाँ पे ग्रेजुएट स्टूडेंट कितने, जरा हाथ उठाइए, ग्रेजुएट, ठीक है। बहुत अच्छा क्वांटिटी है ग्रेजुएट स्टूडेंट का, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि ग्रुप B और C UPSC के बाद जो है ना, इसमें आप अप्लाई कर सकते हो। इसमें सेल्स टैक्स इंस्पेक्टर, और आपका हाई कोर्ट में, और आपका और जो दूसरे सुप्रीम मतलब जो दूसरे सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है ना, तो इसमें क्लास B क्लास C गेजेटेड पोस्ट मिलती है। तो इसका जो एनी ग्रेजुएट है कोई भी वो अप्लाई कर सकते हैं, BA BSc कोई भी यूनिवर्सिटी से चलेगा, ऐसा जरूरी है नागपुर यूनिवर्सिटी से है, UGC सर्टिफाइड है, आपका YCM यूनिवर्सिटी है, इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वेबसाइट इसका भी वही है www.ssc.nic.in, ठीक है, चिंटू बंटू जैसे बोलते हैं अपन। ऑनलाइन फॉर्म इसका स्टार्ट होगा 21 दिसंबर 2020 से 25 जनवरी 2021 तक, ठीक है। ये 3 नोटिफिकेशन थे, तो मैंने इसको पहले ही हाईलाइट किया। ये आप फॉर्म फिल करिएगा, डेट ऑफ एग्जाम वहाँ पे मेंशन है, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड। थोड़ा जल्दी लिखते हुए चलने का, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें कवर करने का हो गया सबका। नेक्स्ट जो हमारा थर्ड वाला एक जो एग्ज़ाम और बचा है, स्टाफ सिलेक्शन का मल्टीटास्किंग एग्ज़ाम, MTS जिसको बोलते हैं, नॉन टेक्निकल, टेक्निकल पोस्ट के लिए नहीं रहता है। इसका क्वालिफिकेशन 10 पास है,
तो उसके लिए भी आप ये वेबसाइट पे फॉर्म फिल कर सकते हो। इसका जो एग्ज़ाम ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट होगा 2 फरवरी 2021 से 18 मार्च तक समय रहेगा, ठीक है, यानी 3 महीने का समय है तकरीबन आपके पास। एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है 10th पास के लिए, क्योंकि इसके एग्ज़ाम भी ना थोड़े इजी लेवल के रहते हैं और डेट ऑफ एग्ज़ाम भी वहाँ पे मेंशन है, ठीक है। अभी थोड़ा हम एग्ज़ाम को डिटेल में पढ़ेंगे, कितना उसमें एज क्वालिफिकेशन रहता है, कितने एग्ज़ाम रहते, कितने स्टेजेस रहते, उसको पूरा कवर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और ये इन्फॉर्मेशन शेयर करने का एक दूसरे के साथ, समझ में आया। जैसे अपन से कहीं कपड़ा लेते हैं तो बताते हैं ना दोस्त सहेली को वहाँ कपड़ा अच्छा है, ये सेमिनार अगर अच्छा लगा तो वो भी बताने का। ओके, नेक्स्ट स्लाइड। थोड़ा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के बारे में बात कर लेते। ये जो डिपार्टमेंट है ना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू बनाया गया था, जैसा मैंने बताया कि अलग अलग जो सेंट्रल गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट है, स्टेट में ये कुछ नहीं करता, सेंट्रल गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट है, वहाँ की वैकेंसी के लिए ये वैकेंसी ऑर्गेनाइज करता है। नेक्स्ट स्लाइड। उसी के बारे में बताया गया कि उसमें एक एडिशनल सेक्रेटरी रहता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू कंटिन्यू किया जाता है। नेक्स्ट, ये जो 1975 से स्टार्ट किया गया था, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, क्योंकि उसके पहले अलग अलग लेवल पे एग्जाम होते थे, लेकिन फिर उसके बाद से कंबाइन कर दिया गया। नेक्स्ट स्लाइड। इसका हेडक्वार्टर जो है दिल्ली में, और यहाँ पे जो रीजनल हेडक्वार्टर है उसमें हम इतना याद रखेंगे कि वेस्टर्न रीजन, क्योंकि अपना वेस्टर्न रीजन में आता है ना, 3 ही स्टेट है वहाँ पे, तो उसका हेड ऑफिस मुंबई में। तो वेस्टर्न रीजन का तुम लोग फॉर्म फिल करोगे ना, किसी को पता है क्या वेस्टर्न रीजन की वेबसाइट क्या बताए थे? sscwr.net। तो उसका अगर तुम फॉर्म फिल करोगे तो उसके एग्जाम अपना मुंबई में होगा, ठीक है, उतनी बातें। नेक्स्ट स्लाइड। कुछ क्विक फैक्ट बताया स्टाफ सिलेक्शन के बारे में। वेबसाइट याद रखिएगा, अभी मेरे को लगता तो नहीं कोई भूलेगा, जैसे अपने को पता है नागपुर में तरी पोहा खाते नाचते हैं अपन, तो वेबसाइट भी कोई भूलेगा नहीं। इसके जो चेयरमैन थे, फर्स्ट चेयरमैन वो थे श्री सैयद हमीद, और अभी करंट जो चेयरमैन है स्टाफ सिलेक्शन के वो है ब्रजराज शर्मा। रीजनल ऑफिस इसके अलग अलग जगह पे है, हमारा वेस्टर्न रीजन के लिए हम मुंबई याद रखेंगे। नेक्स्ट स्लाइड। कौन कौन से एग्जाम कंडक्ट होते हैं ना, तो ये इतने सारे एग्जाम्स यहाँ पे बताए गए, इनको हम डिटेल में पढ़ेंगे। यहाँ पे जो एग्जाम मतलब सीरियल वाइज लिखे हुए, इसको हम एक एक करके डिटेल में पढ़ेंगे। क्या क्वालिफिकेशन है, जैसे मैंने बताया ना, सभी के लिए यहाँ पे अपॉर्चुनिटी है। जो पुलिस में जाना चाहता, जो इंस्पेक्टर बनना चाहता, ठीक है, जो टेक्निकल में जाता, नॉन टेक्निकल में जाना चाहता, सभी के लिए, जो जिनका MA हिंदी में हुआ, जिनका MA इंग्लिश में हुआ, जिनका स्टेनोग्राफी हुआ है, यहाँ पे स्टेनोग्राफी का कोर्स हो सकता है अवेलेबल है। जिसको नहीं पता स्टेनोग्राफी का तो उसके बारे में मैं बताऊंगा इसी सेमिनार में। नेक्स्ट स्लाइड। ये उसका रीजनल वेबसाइट है अलग अलग, लेकिन जो मैंने बताया हमारा मुंबई में आता, उतना ही याद रखे तो काफी है ना। बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन भी नहीं चाहिए, समझ में आ रहा, इधर से भी उधर से भी ले लिए, लेकिन काम कुछ नहीं कर रहे। तो वैसा नहीं ना, जैसे बहुत सारे लोग दावत में जाते हैं पूरी प्लेट भर लेते हैं, खाना कुछ नहीं खाते, तो जितना लगता है उतना ही खाने का। बाकी इन्फॉर्मेशन बहुत कुछ है सब, लेकिन एक साथ नहीं होगा। अभी जो मैं मेन बता रहा हूँ उस पर फोकस करो। अभी कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल का एग्जाम निकला है ना, उस पर फोकस करते हैं, एक एक सीढ़ी करके आगे चढ़ेंगे। नेक्स्ट स्लाइड। ठीक है, ये नेशनल लेवल पे एग्जाम होता है और ग्रुप B, C और D पोस्ट के लिए होता है, ठीक है। 1 ईयर हर साल इसका एग्जाम होता है। और जो लैंग्वेज रहती है ना, इसमें इंग्लिश और हिंदी रहती है, ठीक है। और हम कौन सी लैंग्वेज सिलेक्ट करेंगे? इंग्लिश, क्योंकि हिंदी जो रहती है ना, इसमें शुद्ध हिंदी रहती है। और इंग्लिश जो है ना, जैसे मैं तुमसे बात कर रहा हूँ ना, इसी लैंग्वेज से हम इंग्लिश पढ़ सकते, इंग्लिश में पढ़ सकते, तो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा डरना नहीं है अपने को अंग्रेज बन जाने का, ऐसे ही रहेंगे अपन। ऑफिशियल वेबसाइट तो हमने कई बार याद कर ली है। नेक्स्ट स्लाइड। अभी एक एक करके हम एग्जाम को थोड़ा डिस्कस करते हैं ना। तो जो ग्रेजुएट स्टूडेंट है वो लोग सुनिए, और जो आगे ग्रेजुएट करना चाहते हैं, वो क्वालिफिकेशन बढ़ाने का ना, ठीक है, जैसे मैं भी अपना क्वालिफिकेशन बढ़ा रहा हूँ, सर ने बताया ये क्वालिफिकेशन रुकना नहीं चाहिए, ठीक है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, उन्होंने, उनका भी जो एजुकेशन है हमको ये प्रेरणा देता है, क्वालिफिकेशन और एजुकेशन रुकना नहीं चाहिए। खुद भी सीखो, दूसरों को भी बताओ ना, खुद पर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके आगे बढ़ो। तो स्टाफ सिलेक्शन CGL का जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं कौन कौन सी पोस्ट है। असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर समझते हैं ना आपको, जो इसमें ऑडिट करते हैं अपना अकाउंट्स का कंपनी के अंदर में। असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर, ठीक है। वैकेंसी तो आप देख सकते हैं, बहुत सारा वैकेंसी है। टैक्स इंस्पेक्टर, सेल्स इंस्पेक्टर, ठीक है। इसके अंदर में आप CID के अंदर भी जा सकते हैं। CID भी सेंट्रल गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट है ना, दया अभिजीत के जैसे। अभी तक तो सिर्फ CID पे देखे हैं, लेकिन जाने का भी यहाँ पे, ठीक है, दरवाजा तोड़ने का। नंबर ऑफ वैकेंसी जो है ना इसकी, जो आने वाली है ना, कब से स्टार्ट हो रहा है फॉर्म इसका? 29 दिसंबर से ना। इसमें देखो वैकेंसी भी ज़्यादा है, 9,488 वैकेंसी है। डेट तो तुमको पता ही है, मैंने बता दिया था अभी। एनी ग्रेजुएट, कोई भी ग्रेजुएट अप्लाई कर सकता है, लेकिन एज लिमिट चला देख लो यहाँ पर 18 to 30 ईयर है।
और कुछ जगह पे 20 to 30 ईयर, कुछ जगह पे 18 to 27 ईयर है, 27 ईयर है, क्योंकि इसमें ना अलग अलग कैटेगरी वाइज वैकेंसी है सीजीएल में, कैटेगरी वाइज। अगर आपको सेल्स टैक्स में जाना है तो इतना एज होना, अगर आपको इसमें जाना है मतलब अकाउंट ऑफिसर में जाना है तो इतना एज होना, लेकिन नॉर्मल जो है ना 18 साल तो भी चाहिए आपको, 18 साल चाहिए। और मैक्सिमम जो एज लिमिट है 30 ईयर है, 30 साल। उसमें अगर आपका ओबीसी है तो आपको 3 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा, यानी 33 ईयर। SC ST है तो 5 साल का 35, बस 35 पे बात खत्म। 35 हुआ तो सेंट्रल गवर्नमेंट लास्ट पोजीशन है वो। लेकिन कुछ एग्जाम ऐसे है जो उसमें भी एज लिमिट अलाउ करता है, वो पढ़ेंगे अपन। और जो स्टेट गवर्नमेंट है, अपन महाराष्ट्र में रहते ना, महाराष्ट्र के अंदर एज लिमिट कितना है, कैसा किसी को पता है क्या? महाराष्ट्र के अंदर जो तुम्हारा एज लिमिट है ना, जनरल कैटेगरी के लिए 38 ईयर है। कितना? 38 साल जनरल कैटेगरी के लिए, और कैटेगरी ओबीसी SC ST के लिए 43 ईयर है। महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने एज लिमिट बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया, बहुत अच्छा बेनिफिट रहा उसका। 38 ईयर महाराष्ट्र गवर्नमेंट में ना, एक सेमिनार प्लानिंग करेंगे उसका भी, बस ये एज लिमिट को याद रखिएगा। जैसे कई लोग बोलेंगे कि मेरा तो एज हो गया, जब इन्फॉर्मेशन मिल रही है ना तब स्टार्ट करो, जब जागो तब सवेरा, समझ में आए क्या? 2015 तक मैंने इंजीनियरिंग पे जॉब किया, और उसके बाद जब मेरे को इन्फॉर्मेशन मिला तो 10th लेवल से चालू किया। तो ये मत देखो कि कब मिल रहा, कहाँ मिल रहा, जब जागो तब सवेरा, बात याद रखो, ठीक है? एज लिमिट तो क्लियर हो गया तुम्हारा। जो है ना, इसके 4 स्टेज होते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें ना कोई इंटरव्यू वगैरह नहीं होता है, क्योंकि अपने को पता है इंटरव्यू के अंदर और क्या चीज़ें हो सकती, तो कोई इंटरव्यू नहीं है। आप एग्जाम पास करो, आपका जो मेरिट लिस्ट है उसके अकॉर्डिंग आपका सिलेक्शन होगा। तो इसके ना 4 स्टेज है। कितने? 4 स्टेज। पहला स्टेज में क्या है, आपका ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जाम होगा कंप्यूटर पे, उसमें आपके 4 पेपर रहेंगे। नॉर्मली सभी गवर्नमेंट एग्जाम के जो है ना 4 ही सब्जेक्ट रहते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के। जो हमारा लास्ट का ये रहेगा CHSL का, उसमें हम सब्जेक्ट को भी डिस्कस करेंगे। तो पहले जनरल बता देता हूँ मैं। सबसे पहले आपका रहता है जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश लैंग्वेज, जनरल रीजनिंग, और कौन सा है, एप्टीट्यूड यानी कि मैथमेटिक्स, ठीक है? तो ये जो आपका फर्स्ट एग्जाम है ना, इसमें ये 4 पेपर पूछे जाएंगे। कितने मार्क का रहता है वो हम आगे डिस्कस करेंगे, बस ये 4 पेपर रहते हैं। ये अगर आपने क्रैक कर लिया तो फिर आपको कॉल लेटर आएगा कि आप सेकंड एग्जाम दीजिए, ठीक है? नागपुर में होंगे सब एग्जाम, कोई दिक्कत नहीं है, अपने को बाहर नहीं जाना है। ये एग्जाम नागपुर में सेंटर अवेलेबल है। सेकंड एग्जाम में ना आपके 2 ही पेपर रहेंगे CGL में, एक मैथ्स और इंग्लिश, मैथ्स और इंग्लिश। ये भी आपने क्रैक कर लिया तो फिर आपको एक और कॉल लेटर आएंगे कि आप थर्ड एग्जाम जाइए। थर्ड एग्जाम में क्या बोलेंगे, यह है सब्जेक्टिव एग्जाम, ठीक है? सब्जेक्टिव एग्जाम मतलब इसमें जो है आपका रिटन क्वालिफिकेशन चेक किया जाता है। लेटर या ऐसे वगैरह लिखने के लिए इतने तो आपको बाबू बना देंगे, और लिखना ही नहीं आ रहा, अपना ही नाम लिखना नहीं आ रहा, तो कैसा चलेगा फिर, ठीक है? बाजू वाले से तो नहीं लिखाएंगे ना। सब्जेक्टिव एग्जाम होगा आपका, लेटर और ऐसे सिंपल है वो आपका रिटन क्वालिफिकेशन चेक किया जाता है। जो आपका 4th और लास्ट एग्जाम है, कौन सा है वो, कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट। क्योंकि आप CGL लेवल का पोस्ट है तो आपको कंप्यूटर पे टाइपिंग टेस्ट रहता, 10 मिनट का टेस्ट रहता हो। 10 मिनट में आपको ना पैसेज टाइप करना रहता है या एक एंट्री मारना रहता है। डाटा एंट्री समझते ना आप, जैसे मार्कशीट वगैरह बनाते ना, कैसे एंट्री मारती है उस तरीके से। उसमें अगर कोई गलती हुआ तो थोड़ा गलती अलाउ रहता है, लेकिन ज़्यादा गलती नहीं करने का, ठीक है? कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट, स्किल टेस्ट। स्किल टेस्ट किसके लिए, जो वैकेंसी, जो कैटेगरी में तुम अप्लाई कर रहे हो, जैसे तुम अभी इंस्पेक्टर के लिए अप्लाई कर रहे हो तो वहाँ पे तुम्हारा स्किल टेस्ट अलग होगा। तुम ऑडिट ऑफिसर के लिए अप्लाई कर रहे हो तो वहाँ पे स्किल टेस्ट अलग होगा, यानी वो वैकेंसी के अकॉर्डिंग है। और आखिरी में होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो थोड़ा मैं डॉक्यूमेंट के बारे में एक बार पहले क्लियर बात बता देता आपको। आप सबके पास 10 का मार्कशीट होंगे ना, तो 10 के मार्कशीट पर जैसा नाम है आपका, अगर गलत नाम है तो वही गलत नाम आपको फॉर्म फिल करते समय रखने का, क्योंकि 10 का मार्कशीट पहले देखा जाता है, वो बाद में तुम्हारा ग्रेजुएट वगैरह वो सब बाद में। 10 के मार्कशीट पर जैसा नाम है तुम्हारा, जैसे सरनेम आया वैसा ही नाम फॉर्म में फिल करने का। और जो तुम्हारा डेट ऑफ बर्थ है वो 10 के डिप्लोमा से वेरीफाई किया जाता है। सबके पास है ना 10 का डिप्लोमा, मार्कशीट आने के 6 महीने बाद आता है। तो ये नाम में कोई मिस्टेक नहीं करना। और फोटो तुम अपनी लगाने का, किसी बाजू वाले का फोटो मत दे देने का, ठीक है? वैसा तो कोई करता नहीं है। ब्लर फोटो नहीं होना चाहिए, मतलब ज़्यादा ऐसा ना मोबाइल से ऐसा ब्लर फोटो नहीं होना चाहिए। फोटो स्टूडियो में बराबर होना चाहिए, क्योंकि एक ऐसा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन यहाँ पे अपना नंबर कटना नहीं चाहिए। कई स्टूडेंट यहाँ भी फेल होते हैं, इतनी मेहनत करके जाते हैं, लेकिन छोटी छोटी चीज़ों से, एक नाम की स्पेलिंग से फेल हो जाते, मतलब उनका नहीं हो पाता। 10 की मार्कशीट पे नाम किसका गलत होगा तो करेक्ट करा लेने का, ठीक है? तो ये 4 स्टेज क्लियर हो गए। पहला अपना 4 पेपर रहेंगे, दूसरे में 2 पेपर रहेंगे मैथ्स और इंग्लिश, तीसरे में टाइपिंग टेस्ट रहेगा या स्किल टेस्ट रहेगा, और चौथे में, तीसरे में अपना रिटन एग्जाम रहेगा ना, लेटर और ऐसे लिखने के लिए आएगा। कैसा आता टॉपिक वो भी बताऊंगा मैं लास्ट में। और चौथा अपना फाइनल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है। तो डॉक्यूमेंट है ना सबके पास ओरिजिनल। नेक्स्ट, जैसे ये आपने
हाँ, इसमें स्टूडेंट को सर्टिफिकेट कौन सी लगेगी? सर्टिफिकेट का इसमें आवश्यकता नहीं है इस लेवल पे। यहाँ पे आपका सिर्फ टाइपिंग टेस्ट चेक किया जाता है, ठीक है। बाकी आपका जो है ना मिनिमम तो भी आपका 35 वर्ड या 40 वर्ड का सर्टिफिकेट किया होना चाहिए, उतना स्पीड आपको चाहिए, ठीक है। 35 to 40 मिनिमम, मैक्सिमम फिर आपका 80 तक भी पूछता है उसमें, ठीक है। उसको डिस्कस करेंगे लास्ट में। और भी ये एग्जाम मोड है कि ऑनलाइन होता, पहला दूसरा ऑनलाइन होता, तीसरा तो लेटर ऐसे लिखना रहता तो वो तो ऑफलाइन ही लिखेंगे ना। और लास्ट में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता। नेक्स्ट स्लाइड। ये दूसरा पोस्ट है CHSL, जिसकी करंट की वैकेंसी है अभी, जो अभी जिंदा है, ठीक है। टाइगर जिंदा है, मतलब ये वैकेंसी अवेलेबल है ना अभी, तो इस पर ज़्यादा फोकस करो। और 15 तारीख के पहले फॉर्म फिल करना। ये मेरे को मत बताना कहाँ से फिल करना है, नेट कैफे अवेलेबल है, यूट्यूब पे इसके वीडियो भी है कैसे फॉर्म फिल कर सकते हैं आत्मनिर्भर बनने का। वैकेंसी कौन कौन सी अवेलेबल है, बहुत अच्छी वैकेंसी है ये। लोअर डिवीजन कलर LDC, जो बाबू रहते हैं ना, मेरे को बचपन में बाबू बनने का बहुत शौक था, थप्पा मारने का, ऐसे लिखने का, लेकिन कॉलेज में मैं काम करता था, बहुत बोर लगता है बाबू वाला, ठीक है। कॉलेज में बहुत से काम करता हूँ, प्राइवेट में, चलो उसको रहने दो। जूनियर सेक्रेटरियल असिस्टेंट GSA, सेक्रेटरियल असिस्टेंट, ये भी जो है ना कलर का पोस्ट रहता है। तीसरा पोस्टल असिस्टेंट सॉर्टिंग असिस्टेंट, तो ये वैकेंसी भी बहुत अच्छा है, पोस्ट ऑफिस का, सेंट्रल गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट है। देखे होंगे ना तुमने पोस्ट ऑफिस में बहुत सी फैसिलिटी रहती है, वैसे फैसिलिटी तो सभी इसके अंदर है, ज़्यादा वर्क नहीं रहता पोस्ट ऑफिस में। अभी जो है थोड़ा उनमें और भी कुछ टॉपिक इंक्लूड हो रहे हैं। और डाटा एंट्री ऑपरेटर, डाटा एंट्री करना रहेगा, ठीक है। ये ग्रेड A लेवल का जो है, मतलब पोस्ट तो ये ग्रुप C में आती, ग्रेड A जो बता रहा है ना, ये सैलरी के हिसाब से बता रहा है। थोड़ा सैलरी को भी यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे ताकि पता तो रहे अपने को किसके लिए अपन प्लानिंग कर रहे हैं। 10+2 पास होना चाहिए। देखो 10+2 मतलब क्या होता है, कुछ जगह पे ना डायरेक्ट 12th होता है, तो ये 10+2 यानी आपका 10th होना चाहिए, उसके बाद 12th होना चाहिए, ठीक है। 10 प्लस ITI नहीं, 10+2 रहेगा तो आप कर सकते हैं ना। ITI वालों के लिए भी रेलवे में बहुत वैकेंसी है, उसको भी डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे नंबर ऑफ वैकेंसी 4893 वैकेंसी आपको। इसके अंदर में ना 3 एग्जाम होते हैं, ठीक है। यहाँ पे 2 बता रहा है, लेकिन 3 एग्जाम होते हैं। नेक्स्ट स्लाइड, ठीक है। इसको मैं जनरल लेवल में डिस्कस कर देता हूँ। 3 एग्जाम होते हैं, कैसे होते हैं। जो आपका फर्स्ट एग्जाम होता है उसमें आपको वही 4 पेपर आएंगे, ठीक है। 10, 12 ग्रेजुएट सभी के लिए ना वो 4 पेपर से होके जाना है। तो वो 4 पेपर अपनी पहली सीढ़ी है, इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, ठीक है। वो जैसे आप क्रैक कर लेते हो 10+2 के लिए। दूसरा आपका कौन सा रहेगा, सब्जेक्टिव रहेगा यहाँ पे, लेटर और ऐसे लिखने का, वो भी आपने लिख लिए। फिर तीसरा एग्जाम आपका टाइपिंग, ठीक है। पैसेज आपको टाइप करना रहेगा 10 मिनट का, मिनिमम स्पीड मैंने बताया जैसे सर ने पूछे। और डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए 15 मिनट का समय रहता है, उनको एक एंट्री मारना रहता है। तो थोड़ा बहुत उसमें गलती अलाउ रहता है, लेकिन ज़्यादा गलती नहीं करने का ना, नहीं तो तुम रिजेक्ट हो जाओगे। और ये जो पूरा प्रोसेस है ना, इसके लिए अपने को सब्र करना पड़ता है। UPSC का एग्जाम तुमको पता है क्या, उसको एक IAS ऑफिसर बनने के लिए कितना वेट करना पड़ता है? 1 साल से ज़्यादा वेट करना पड़ता, तकरीबन 10 महीना 1 साल करीबन वेट करना पड़ता। अलग अलग स्टेज में एग्जाम देते रहता है। तो ये इसमें को उतना वेट नहीं करना है, लेकिन जैसे मैंने बताया ना, इसमें 3 स्टेज है, CGL में 4 स्टेज है। तो एग्जाम होता है, रिजल्ट आता है, फिर नया हॉल टिकट आता है, तो समय लगता है ना। तो पेशेंट बरकरार रखना। और अगर सब लोगों का 10-12 हुआ है तो उसको यूटिलाइज करो। मैं ये नहीं बोला कि प्राइवेट जॉब छोड़ दो पूरी तरीके से, किसी घर पे रिस्पॉन्सिबिलिटी होंगी तो उसको करो, लेकिन ये अपॉर्चुनिटी है ना, तो उसको यूटिलाइज करो, समय निकालो। हमारे देश में मैक्सिमम एग्जाम्पल है ऐसी जो तकलीफ से उठ के आगे आए हैं, ठीक है। तकलीफ से उठ के आगे आए हैं, लेकिन वो है कि वो बहाने नहीं करते थे, वो शिकायत नहीं करते थे कि मेरा इधर नहीं हो रहा, उधर नहीं हो रहा, मेरे को तो ये काम है, वो काम है। अपने पहले अपन पिटारा लेके बढ़ जाते, तो वो नहीं करने का ना, ठीक है। प्रोसीजर तुमको मैं बता दूंगा, सही गाइडेंस जो भी है वो कवर करने का। और तीसरा एग्जाम जो आता है आपका डॉक्यूमेंट, ये आपका मैंने बताया स्किल टेस्ट हो गया। चौथा फिर आपका डायरेक्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, एकदम सिंपल प्रोसीजर है। पहले में 4 पेपर पे एग्जाम है, दूसरे में लेटर ऐसे लिखना है, तीसरे में टाइपिंग टेस्ट है ना, उसको हम लास्ट में पूरा डिस्कस करेंगे CHSL को। नेक्स्ट स्लाइड सर। ये तीसरे लेवल का एग्जाम है जूनियर इंजीनियर के लिए, ठीक है। कोई इंजीनियर है क्या यहाँ पे, पॉलिटेक्निक और डिग्री इंजीनियरिंग में है क्या कोई? जरा हाथ उठा। डिप्लोमा डिग्री इंजीनियरिंग कोई नहीं है क्या? चलो ठीक है, किसी के रिलेटिव तो होंगे ना, उनके लिए थोड़ा समझ लो। तो जूनियर इंजीनियर के लिए ये वैकेंसी है, सिर्फ 3 ही लेकिन ब्रांच है उसमें, मैकेनिकल, सिविल और इलेक्ट्रिकल। और बाकी ब्रांच वाले बोलेंगे बाद में आने का। जूनियर मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और सिविल, डिप्लोमा डिग्री वालों के लिए, ठीक है। इसका जो आपका एज लिमिट है 18 to 30 ईयर्स पकड़ के चलिए उसको, 30 ईयर्स। कुछ डिपार्टमेंट के लिए 32 ईयर है। इसका फॉर्म चले जा चुका है अभी। 887 वैकेंसी कम रहती है इसमें। इसमें 2 एग्जाम होते हैं, एक तो ऑब्जेक्टिव एग्जाम है और दूसरा जो आपका रहता है ना, ऑब्जेक्टिव एग्जाम भी 2 रहते हैं। एक तो ये 4 पेपर वाला रहता है
और दूसरा इंजीनियरिंग वालों के लिए मैंने भी दिया हूँ एग्ज़ाम ये। तो इनमें जो है ना, जो मेरा मैकेनिकल था, तो मेरा मैकेनिकल का 100 नंबर का अलग पेपर आया था, यानी मेरे को दोनों ही पास करना था। ऑब्जेक्टिव एग्जाम फर्स्ट वाले में वो 4 पेपर तो करना ही था, साथ में मैकेनिकल वाला भी करना था। उसके बाद सब्जेक्टिव एग्जाम होता, उसमें लिखना रहता। मैकेनिकल इंजीनियरिंग में जो मैंने लिखा ना नागपुर यूनिवर्सिटी के क्वेश्चन पेपर में, वो लिखना रहता, ठीक है। 3 इडियट पिक्चर देखे होंगे तुमने, वो आमिर खान क्या लिख के आ जाता, फर्स्ट नंबर मिल जाता, वैसा वैसा कुछ तो भी लिखना रहता है। फर्स्ट नंबर वैसे है, बहुत से टैलेंटेड स्टूडेंट जो लिख देते। टैलेंटेड टीचर भी होना चाहिए, लेकिन उनकी बातों को समझे। व्हाट इज द मशीन। नेक्स्ट टॉपिक, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम ड्यूरेशन वगैरह सब नॉमिनल चीज़ें हैं। लास्ट जो हमारा CHSL का है ना, उसमें मैं पूरा एग्जाम ड्यूरेशन वगैरह डिस्कस करूंगा, क्योंकि अभी कम से कम इन्फॉर्मेशन तो हमको मिलना चाहिए। ये है GD, जनरल ड्यूटी। कोई पुलिस में जाना चाहता है क्या? कांस्टेबल लेवल पे पुलिस में कोई नहीं जाना चाहता क्या? ये कहेंगे कौन सा पुलिस है, पहले वो समझ लो। अपने यहाँ मेट्रो है ना, मेट्रो स्टेशन में CISF रहती है, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, ठीक है। ये CISF तुम्हारा ताजमहल, लाल किला और ऐसे जो हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट है ना, वहाँ रहती है। तो GD में ना कौन कौन से किनके लिए जगह मिलती? CISF मैंने बताया, CRPF सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, ठीक है। जब भी कुछ दंगा वगैरह होता है तो उनको बुलाते हैं। तुम्हारा SR इसमें बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, ठीक है, बॉर्डर पे रहता है। और तुमने देखे होंगे मेवा हॉस्पिटल, मेडिकल हॉस्पिटल में भी, वहाँ पे भी कुछ ऑफिसर रहते हैं मिलिट्री आउटफिट में, तो वो भी GD से जाते हैं। सब सेंट्रल गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट है। तो इसका एज लिमिट 18 to 23 ईयर है। बस 10 पास होना, कांस्टेबल लेवल का पोस्ट है ना, धीरे धीरे फिर तुम अपना क्वालिफिकेशन बढ़ा सकते हो। मिनिमम 10 पास होना। वैकेंसी इसकी भी ज़्यादा रहती है, 8,546 वैकेंसी। इसमें जो है तुम्हारे स्टेजेस जो है, सबसे पहले तो ऑब्जेक्टिव एग्जाम है वो 4 जो है अपने पेपर 1, 2, 3, 4 उससे होके जाना ही है। उसके बाद तुम्हारा फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होता है, PET, ठीक है। फिजिकल एफिशिएंसी, क्योंकि ये कांस्टेबल लेवल का जो पोस्ट है ना, इसमें आपका रनिंग वगैरह चेक किया जाता है, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। उसके बाद में वो फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट उसी को ही बोलते हैं। नेक्स्ट वहाँ पे फिर मेडिकल एग्जाम होता है। इनका वैसे मेडिकल एग्जाम तो सभी इसके लिए होता है, सभी गवर्नमेंट पोस्ट के लिए, लेकिन जहाँ जहाँ पे ये फिजिकल से रिलेटेड जो जॉब्स अवेलेबल है, तो वहाँ पे मेडिकल एग्जाम आपका जो है थोड़ा उसका क्राइटेरिया अलग है, यानी मेडिकली आपको फिट रहना चाहिए, कोई बड़ी बीमारी नहीं रहना चाहिए। बाकी ये जो पोस्ट है अपना जो मतलब हो सकता है ऑफिस लेवल पे, वहाँ पे उतना दिक्कत नहीं है कोई बड़ी बीमारी का, वो कवर अप हो जाता है। नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट SSC CPO, थोड़ा CPO के बारे में भी बात कर लेते हैं। लास्ट में जो है ना अपना 20 मिनट का, 25 मिनट का एक सेशन रहेगा क्वेश्चन आंसर का। तो अगर आपके दिमाग में जो डाउट आ रहे हैं ना, वो लिख के रखिए, ठीक है। अभी तो आप पूछ नहीं सकते क्योंकि थोड़ा इसमें इंटरप्ट हो जाएगा, लेकिन लास्ट में क्वेश्चन पूछने का, ठीक है। तो ये CPO का पोस्ट है। CPO मतलब क्या बताया? सब इंस्पेक्टर, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर। सब इंस्पेक्टर बनना चाहते हैं कोई नहीं चाहता क्या? क्या बनना चाहते हो तुम लोग? कुछ तो भी बनो ना, फिर एक ही जगह मत जाओ। आपको बहुत सारी लाइन है ना, समझ में आएगा। तो इसके लिए ग्रेजुएशन डिग्री कंपलसरी है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर सब इंस्पेक्टर बनाएंगे तुमको, ग्रेजुएशन डिग्री कंपलसरी है सब इंस्पेक्टर के लिए। 20 से 25 साल एज लिमिट है। कुछ जगह पे 18 से चालू होता है, लेकिन सब इंस्पेक्टर के लिए 20 साल मांगते हो, कुछ जगह पे 18 है बस। वैकेंसी इसकी 3,273 है। इसका भी डेट जा चुका है, लेकिन अभी जो 2021 में 2021-22 का जो कैलेंडर है वो अपलोड होगा अभी। तो जो मैंने वेबसाइट बताया ना ssc.nc.in, उस पर आपको 21-22 का कैलेंडर मिल जाएगा। तो ये पूरी वैकेंसी आप वहाँ पे देख सकते हो। एग्जाम डेट लिख के याद रखना, लिख कर, मोबाइल में नहीं, लिख के याद रखना। जब आए तो अपने को पता चले कि अपने को वहाँ पे फॉर्म फिल करने के लिए जाने का। नंबर ऑफ वैकेंसी हो गया। इसके जो स्टेजेस है वो भी 4 है टोटल। पेपर 1 इसका ऑब्जेक्टिव होता है। पेपर 2 फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट होता है, ठीक है, फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट। थोड़ा फिल्म वगैरह देखते रहते हैं ज़्यादातर स्टूडेंट, तो थोड़ा उसकी एग्जांपल ले सकता हूँ फिल्म का। जो नहीं देखते तो उसको रिलेट कर सकते हैं। आमिर खान का पिक्चर आया था बहुत पहले, सरफरोश जो है ना, किसी ने देखा था क्या? आमिर खान अच्छे टॉपिक पे पिक्चर बनाता है। तो आमिर खान बता रहा था कि जिसने उस ऑफिसर के अंडर ट्रेनिंग लिया था, वो IPS ऑफिसर रहता ना आमिर खान, उसमें जो ऑफिसर सलीम जो था, तो ऑफिसर सलीम जो है ना वो इंस्पेक्टर लेवल की पोस्ट पे था। तो उसने, ऑफिसर सलीम जो था, उसने ये फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट पास किया था, और उसके अंडर में IPS लोग ट्रेनिंग देते। तो इनका भी बहुत महत्व है, समझ में आ रहा है? IPS लोग इनके अंडर में ट्रेनिंग लेते, शूटिंग का और दूसरी चीज़ों का। तो फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट पुलिस के अकॉर्डिंग रहता, ठीक है। इंस्पेक्टर का अलग रहता, कांस्टेबल का अलग रहता। उसके लिए हम धीरे धीरे और प्लानिंग करेंगे। मैं वही बता रहा ना कि चीज़ें सीखने के लिए बहुत कुछ है, इसके साथ कनेक्टेड रहने का, लेकिन जो तुम्हारे काम का है वो तो बिल्कुल पकड़ना ना। सब जगह मत देख लो, इधर भी ये भी कर लो, वो भी कर लो, ये भी कर लो। जो अपने इंपॉर्टेंट है ना वो करने का।
ठीक है। दूसरा फिर पेपर 2 होता है ऑब्जेक्टिव टाइप। ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर होता है, इसमें जो है ना फिर अपना लॉ से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, लॉ से, क्राइम से, ठीक है। अभी उसमें एक टॉपिक साइबर क्राइम भी जुड़ गया, क्योंकि ये बहुत बड़ा सर दर्द है साइबर क्राइम। फोन आता है तुमको गूगल पे, फोन पे के नंबर के लिए ATM कार्ड ब्लॉक हो गया, ठीक है। ये पूरे इंडिया में जो है ना जामतारा करके एक इलाका है झारखंड में, वहाँ से मेन ऑपरेट किया जाता है जामतारा। तो साइबर क्राइम से कनेक्टेड होंगे, उनको पता होगा, उससे क्वेश्चन आते हैं इसमें। और आखिरी में DME तुम्हारा मेडिकल एग्जाम होता है पुलिस सब इंस्पेक्टर के लिए। नेक्स्ट, अगर आप कोई ग्रेजुएट हो तो थोड़ा उसके लिए भी अप्लाई करना, लेडीज़ भी और जेंट्स भी, आप दोनों लोग जा सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, दोनों ही के लिए वैकेंसी अवेलेबल है। नेक्स्ट SSC GST, थोड़ा इसके बारे में समझ लो। ये जो है ना कोई बताता नहीं, किसी को ज़्यादा पता भी नहीं रहता। GST है क्या है? यह है जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर। ट्रांसलेशन करना आता है क्या किसी को? इंग्लिश को हिंदी में, हिंदी को इंग्लिश में। इसके लिए भी सेंट्रल गवर्नमेंट में वैकेंसी है, बताओ, इसके बारे में पता ही नहीं रहता किसी को। हिंदी में ट्रांसलेट करना या इंग्लिश को ट्रांसलेट करना, तो इसके बारे में समझ लो। जिनका MA इंग्लिश हुआ है या MA हिंदी हुआ है, ये दो चाहिए, MA इंग्लिश या MA हिंदी, या जो आगे करेगा ट्रांसलेटर का पोस्ट है ना, तो देख लो क्या है इसमें। ट्रांसलेटर, जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर है, हिंदी प्राध्यापक। हिंदी प्राध्यापक मतलब उसमें अध्यापक के टाइप का ही पोस्ट रहता है, प्राध्यापक, ठीक है, ट्रांसलेटर टाइप का। MA इंग्लिश होना चाहिए या MA हिंदी में, बस ये दो ही चाहिए ना। इनके सेंट्रल गवर्नमेंट में दो ही लैंग्वेज चलती है ना। अभी तुम्हारा MA ज्योग्राफी उर्दू में हुआ, उसको साइड में रखो, ये दो चाहिए। एडिशनल MA तुम कर सकते हो, कोई तुमको रोकता नहीं है वहाँ पे। एज लिमिट 18 से 30 साल है इसका, OBC वालों के लिए 33 है। वैकेंसी इसकी कम रहती है 283, ज़्यादा स्टूडेंट को पता नहीं रहता, तो ये सब फील्ड में भी जाने का ना, खासतौर से गर्ल्स जो है ना। MA तुम लोग करोगे आगे, मैं भी करूँगा MA। रिक्रूटिंग स्टेजेस, पहला ऑब्जेक्टिव एग्जाम, वही 4 पेपर अपने, ठीक है। और दूसरा सब्जेक्टिव एग्जाम। सब्जेक्टिव एग्जाम में क्या रहता है, तुमको ट्रांसलेशन दिया जाता है। जैसे तुमने हिंदी ट्रांसलेटर के लिए अप्लाई किया ना, इंग्लिश का पैसेज रहेगा, तुम कितने अच्छे से हिंदी में ट्रांसलेट कर रहे हो, या इंग्लिश हिंदी ट्रांसलेटर है तो हिंदी का रहेगा, और इंग्लिश में कितने अच्छे से ट्रांसलेट कर रहे हो इंग्लिश ट्रांसलेटर के लिए, तुम्हारा ट्रांसलेशन देखा जाएगा, ठीक है। बहुत सारे लोग रहते हैं ना ट्रांसलेट करते चीज़ों को, वर्ड्स को, तो उनका ट्रांसलेशन में फ़र्क समझ में आता है। तो ट्रांसलेशन तुम्हारा कितना अच्छा है वो तुम्हारा चेक किया जाता है जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर GST में। तो मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ कि जो है इसके अंदर भी तुम अप्लाई करोगे। वैकेंसी कम रहती, ज़्यादा लोगों को पता भी तो नहीं रहता, लेकिन इसमें तो अप्लाई करने का, ठीक है। MA इंग्लिश, MA हिंदी। नेक्स्ट, ये उसका कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताया, तो जो मैं बता रहा ना शॉर्ट में उतना याद रखो, क्योंकि बाकी जो एडिशनल कोर्स है ना उसके बारे में किसी को पता भी नहीं रहता, अवेलेबल भी नहीं रहते, ज़्यादा करते भी नहीं है। जो अवेलेबल है उस पर बात करते हैं ना। BA अगर किसी ने करा है, ठीक है, BA, जैसे मैं BA कर रहा हूँ और मैं MA इंग्लिश में कर रहा हूँ, वो बात को समझ लो जो मैं मेन मुद्दा बता रहा हूँ। BA मैंने कर लिया, 5 सब्जेक्ट में रहता है BA, और MA इंग्लिश में मैं कर रहा हूँ, तो BA में मेरा एक सब्जेक्ट हिंदी रहना चाहिए। समझ में आया क्या बोला मैंने? BA 5 सब्जेक्ट में कर रहा हूँ और MA इंग्लिश में कर रहा हूँ, तो BA में एक सब्जेक्ट मेरा हिंदी रहना चाहिए, ठीक है। या BA मैंने किया हूँ और MA मैं इंग्लिश में कर रहा हूँ, क्या में पहले मैंने भी बताया क्या? अच्छा, BA मैंने किया है, फिर MA मैं हिंदी में कर रहा हूँ, MA हिंदी में कर रहा हूँ, तो BA में मेरा एक सब्जेक्ट इंग्लिश रहना चाहिए। वैसे कंपलसरी इंग्लिश तो रहता ही है, उनको तो दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर तुम MA इंग्लिश में कर रहे हो तो BA में एक सब्जेक्ट हिंदी रहना चाहिए, नहीं है तो एडिशनल BA कर लो हिंदी में 1 साल वाला, ठीक है। वैसे तो एक सब्जेक्ट रहना चाहिए हिंदी में, ये उसका क्राइटेरिया है यहाँ पे जो बताया ना, क्योंकि MA के साथ तुम्हारा BA भी वो टैली किया जाता है। इधर इंग्लिश है, MA इंग्लिश है तो उधर BA में हिंदी होना, MA हिंदी में है तो उधर इंग्लिश होना, ठीक है। तो BA कंपलसरी इंग्लिश रहता ही है। नेक्स्ट, ठीक है, नेक्स्ट मास्टर डिग्री वगैरह ये बताएं। नेक्स्ट, ये है स्टेनोग्राफर। स्टेनोग्राफर सर यहाँ पे होता है स्टेनोग्राफर शॉर्ट हैंड जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। थोड़ा हम उसको भी डिस्कस करेंगे होता कैसे ना, इसमें मैंने कुछ इमेजेस भी डाला है। इसके लिए भी बहुत कम लोग जाते हैं, क्योंकि स्टेनोग्राफर कोई करने को नहीं देखता है। कहाँ बोले अपन एक अलग लैंग्वेज सीखने जाएंगे, अरे इतनी सारी लैंग्वेज है ना, तो एक लैंग्वेज सीख लेंगे तो क्या हो जाएगा अपने को, ठीक है। कोई भगा देंगे घर से, और कैसा रहता है लैंग्वेज वो भी देख लेने का, कोई बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं रहता, एक स्किल के तौर पे सीख लेने का, ठीक है। प्राइवेट में उसका उतना महत्व नहीं है, है मतलब उतना नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट में बहुत महत्व है। मेरा ना एक फ्रेंड है, कामटी में रहता है, हाई कोर्ट के अंदर ना वो स्टेनोग्राफर है, 50,000 रुपये सैलरी है उसका। उसने भी बहुत मेहनत किया, पहले मुंबई में उसका सिलेक्शन हुआ, फिर दिल्ली हाई कोर्ट में हुआ, फिर अभी नागपुर हाई कोर्ट में है, ठीक है। 50,000 रुपये है उसका सैलरी, 2 कप चाय पीता हो जब जाता है तो है उसका, मतलब पहले की आदत है, चलो वो तो अलग बात है। स्टेनोग्राफर यहाँ पे एज लिमिट देख लीजिए आप, 18 to 27 ईयर,
और 10+2 पास होना चाहिए स्टेनोग्राफर के लिए, कोई ग्रेजुएट वगैरह नहीं मांगता, 10वीं प्लस 12वीं। एग्जाम इसके भी एक ऑब्जेक्टिव एग्जाम है, वही 4 पेपर घूम फिर के आ जाते, 4 पेपर भूत के जैसे। और दूसरा स्किल टेस्ट यानी स्टेनोग्राफी का टेस्ट होता है। तो कैसा होता है ना स्टेनोग्राफी, थोड़ा उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। सर नेक्स्ट स्लाइड। ये है स्टेनोग्राफी, दिख रहा है क्या? ये ए को ऐसे लिखते, बी को ऐसे लिखते, क्यों लिखते? क्योंकि वो लैंग्वेज ही वैसा है ना, जैसे उर्दू के अंदर हम ए को अलिफ लिखते हैं, ठीक है, जो भी है, हिंदी में ए को आ लिखते हैं। तो ये स्टेनोग्राफी का ABC to A to Z है, ठीक है। ये इसमें सीखने में कौन सी दिक्कत बात है? ये ए को याद रखो, ये बी को ऐसा सीखो। एक स्किल है ना, एक लैंग्वेज डेवलप हो रहा है, ठीक है। इसमें कोई सेंटेंस लिखने के लिए आता। और जैसे मेरा जो फ्रेंड है वो बता रहा था कि जैसे वो इसमें हाई कोर्ट में है, नागपुर में अपना LIC पे जो है ना, तो जैसे जजमेंट देता है तो वो लोग क्या करते हैं, स्टेनोग्राफी में लिखते हैं। स्टेनोग्राफी में कंप्यूटर पे या हाथ राइटिंग पे जो भी लिखता होगा वो, तो उससे क्या होता है, वो जो इन्फॉर्मेशन रहती है ना, कोडेड रहती है, कोई भी वो पढ़ नहीं सकता जजमेंट। फिर वो जिस किसी को भेजता है, फिर वहाँ से वो रिपोर्ट बन के आती है। तो ऐसा जो है ना, ये कोडिंग रहता है, पर्टिकुलर लेवल पे कोडिंग। और गवर्नमेंट में ना बहुत सारी चीज़ें हैं जो सिक्योर रहना चाहिए, ठीक है, जो सबके पास में ना पता रहे, तो उसको जो है ना इस कोडिंग के थ्रू रखा जाता। वैसे तो पासवर्ड डाल सकते हैं फाइल पे अपन, जैसे मेरा रिज्यूम है उसको मैंने पासवर्ड डाल दिया, तो तुम ओपन नहीं कर सकते ना, लेकिन फिर भी उसको सिक्योरिटी लेवल पे बहुत पहले से सिस्टम चलते आ रहे हैं अपने में स्टेनोग्राफी का, कोडिंग डिकोडिंग बोल सकते हैं हम इसको। इस तरीके से A to Z। सर नेक्स्ट स्लाइड। इसमें ना एक सेंटेंस लिखा गया है, ये जो सेंटेंस है ना तुम्हारा स्टेनोग्राफी में लिखा गया है, ऊपर इंग्लिश में लिखा है, ठीक है। क्या लिखा है इंग्लिश में? There is a ninja standing behind you. I am not joking you. Seriously need to run. ठीक है, मतलब तुम्हारे पीछे एक डोरेमोन खड़ा है, निंजा, ठीक है, और तुमको दौड़ना पड़ेगा उससे बचने के लिए, ऐसा कुछ लिखा हुआ है निंजा के लिए। और उसका स्टेनोग्राफी टेस्ट है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, सीखना चाहे तो बहुत कुछ ऐसा है ना, ठीक है। और टाइम पास करना चाहे तो एक जिंदगी भी कम है, 7 जन्म लेके टाइम पास कर लिए, फिर वहीं पे आगे बोले नागपुर में घूम फिर। टाइम पास करने के लिए बहुत है, सीखने के लिए अपने आप को प्रिपेयर करो, सीखने के लिए और सिखाने के लिए, इस बात को मैं बताता हूँ। सर नेक्स्ट स्लाइड। अभी देखो ना यहाँ पे जो गजेटेड पोस्ट और नॉन गजेटेड पोस्ट में कुछ स्टूडेंट कंफ्यूज रहते हैं, वैसे कंफ्यूज होने की बात नहीं है ना। पहले तुम पोस्ट पे तो जाओ, फिर देखेंगे क्या है गजेटेड और नॉन गजेटेड। थोड़ा मैं इसको शॉर्ट में डिस्कस कर देता। नॉन गजेटेड पोस्ट किसको बोलते हैं? ये आती है तुम्हारी ग्रुप C और ग्रुप D की। कौन सी? नॉन गजेटेड, जिसमें तुमको ऑफिशियल स्टैम्प नहीं मिलता, जैसे अपन वो करते हैं ना अपने जेरॉक्स डॉक्यूमेंट पे अटेस्टेशन करते, तो नॉन गजेटेड पोस्ट जो है ग्रुप C और ग्रुप D वाले, वो लोग नहीं कर सकते, तो वो गजेटेड पोस्ट है, ठीक है। नॉन गजेटेड पोस्ट है ग्रुप C और D की। नेक्स्ट, ये गजेटेड पोस्ट, ठीक है। गजेटेड पोस्ट यानी ये ग्रुप B आती, एक तो ग्रुप A या UPSC तो छोड़ दो, अभी UPSC की बात नहीं कर रहे अपन क्योंकि वो एग्जाम अलग है। स्टाफ सिलेक्शन में जो ग्रेजुएट लेवल पे ग्रुप B की पोस्ट आती है ना, CGL पे, कितनी वैकेंसी थी CGL की? किसी ने देखा था यहाँ पे? 9000 कितनी थी? हाँ, तो उसमें जो है ना ग्रुप B की जो पोस्ट रहेंगी वो गैजेटेड रहेंगी, उसमें ना तुमको अपना स्टैम्प मिलेगा। सुपरिटेंडेंट कामटी और नागपुर में भी ऐसे बहुत सारे गैजेटेड ऑफिसर है जिनके पास अपन जाते हैं मार्कशीट लेके, ठीक है। तुम लोग भी बनो, तुम्हारे पास भी आऊँगा मार्कशीट लेके मैं, ठीक है, स्टैम्प मार देना मेरे को फिर। तो ये गैजेटेड पोस्ट है। अच्छा, इनको ना फैसिलिटी भी बहुत सारी है गैजेटेड पोस्ट में, ठीक है। वैसे फैसिलिटी तो सभी को ही है, लेकिन इनको थोड़ा ज़्यादा फैसिलिटी है, ऑफिसर लेवल रैंक है इनका गैजेटेड। नेक्स्ट स्लाइड। फिर ये अपना सबसे छोटा सबसे गरीब एग्जाम SSC MTS सबके लिए, 10वीं पास तो सब रहते ही है ना, ठीक है, 10वीं पास MTS मल्टीटास्किंग स्टाफ। अभी इसमें पोस्ट क्या मिलेंगे, यहाँ पोस्ट का नाम नहीं लिखा ना, तो पोस्ट इसमें रहती है, एक तो कलर की आती, एक तुम्हारी टेलीफोन ऑपरेटर की, प्यून की भी पोस्ट निकलती है इसमें, ठीक है। ये बेसिक लेवल है, सेंट्रल गवर्नमेंट में जो सबसे बेसिक लेवल है ना, तो वहाँ से इसमें प्यून का भी है, मैं बता दे रहा हूँ क्लियर, प्यून का भी आता, कलर का भी आता, टेलीफोन ऑपरेटर का भी आता। ये जो छोटे बाबू रहते हैं, एक बड़ा बाबू होता है, एक छोटा बाबू। बड़ा बाबू जब चाय के लिए जाता है, छोटा बाबू इसके पीछे जाता है। अरे थोड़ा गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का एक सिस्टम भी थोड़ा चेंज करना है। आज जाओ तो लोग चाय के लिए जाते हैं, वापस कम आते हैं। तुम लोग चाय के लिए जाना तो आ जाने का ना 10-5 मिनट में, जल्दी आते नहीं वो चाय के लिए, तो वो सिस्टम चेंज करना। मैं ये चाहता कि थोड़ा एक ऐसे कैंडिडेट आगे है हमारे देश के लिए जो काम करे, ठीक है, अपने लिए भी करे। अगर मैं सिर्फ देश के लिए करते रहूँ, दूसरों के लिए करूँ और अपने लिए कुछ ना करूँ तो फिर कैसे चलेगा। तो मैं जितने एग्जाम बता रहा ना, अपने लिए भी ट्राई करता हूँ। ऑलरेडी मैंने एग्जाम क्रैक कर चुका। पहले खुद होकर काबिल बन जाओ, तब दूसरों को काबिल बनाओ। एक अंधा दूसरे अंधे को रास्ता नहीं दिखा सकता, पहले खुद की तो रोशनी लेकर आओ, समझ में आएगा।
तो ये सबसे बेसिक लेवल का पोस्ट है। 18 से 25 साल लास्ट एलिजिमेट है, थोड़ा एज लिमिट समझ लो इसका, 25 साल आखिरी है बस ये, क्योंकि मेरे को भी जब एग्जाम पता चला ना, ऑलरेडी मैं 24 साल का हो गया था, ज़्यादा मेरे को समय नहीं मिला इसके लिए। ओबीसी वालों के लिए 28 ईयर, SC ST के लिए 30 ईयर, 30 ईयर बस खत्म। जनरल वालों के लिए 25 साल। वैकेंसी इसकी 9018 वैकेंसी है, लेकिन अभी सब तुम लोग यंग लग रहे। मैं वही बता रहा हूँ जो हमको लेट मिला, मैं नहीं चाहता कि तुम तक लेट पहुँचे, क्योंकि हम भी अपने सीनियर को वही बोलते थे कोई बताने वाला नहीं है। तुम लोग ये मत बोलना कोई बताने वाला नहीं है, खुद भी इन्फॉर्मेशन शेयर करो, ले और दूसरों को भी शेयर करो, ठीक है। ये चेन को ख़त्म करो, कोई बताने वाला नहीं है, ऊपर से कोई उतर के नहीं आएगा। हम सबको मिलकर ये काम करना है, समझ में आ रहा है। और जैसे ऑर्गेनाइजेशन है और जो बाकी के जो और लोग इसमें एसोसिएट है, जुड़े हुए, उनके साथ में इसको मिलकर अरेंज करने का। तो इसके 2 ही एग्जाम है, MTS के 2 ही एग्जाम है, समझ में आएगा। एक तो अपना ऑब्जेक्टिव टेस्ट, कौन सा ऑब्जेक्टिव, वही 4 एग्जाम अपना, कौन सा 4, इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग और जर्नल। बोलने में आसान लग रहा, लेकिन इसको पढ़ने के लिए थोड़ा मेहनत करना पड़ता। और जो तरीके से मैं बता रहा हूँ ना, क्योंकि मैं कई बार फेल हुआ हूँ तब जाके पास हुआ हूँ, तो मेरे फेलवर से सबक लो, ठीक है। ज़्यादातर लोग ना दूसरों की कामयाबी देखते, तो मेरी नाकामी कौन देखेंगे फिर, या अपनी नाकामी कौन देखेंगे। मेरी नाकामी मेरे फेलवर से सबक लेने का, तब जाके तुमको वो फेलवर झेलना नहीं पड़ेगा ना। तो ये पहला वो 4 टेस्ट, 4 एग्जाम है। और दूसरा बस फिर सब्जेक्टिव एग्जाम रहता, यहाँ तुमको लेटर और ऐसे ही लिखना रहता, बस कोई टाइपिंग नहीं, कुछ नहीं, समझ में आएगा। सबसे छोटा और सबसे इजी एग्ज़ाम है, 10वीं पास, 2 ही एग्ज़ाम बस, तो ज़्यादा समय भी नहीं लगता, 6 महीने के अंदर वैकेंसी फाइनल, 7वें 8वें महीने में अपॉइंटेड, ठीक है। पहला 4 स्टेज वाला एग्ज़ाम, इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग, अवेयरनेस, और दूसरा बस लेटर और ऐसे लिखने का, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं। उसके बाद डायरेक्ट तुम्हारा वेरिफिकेशन और मेडिकल बोले तो ऐसे ही रहता है, उसमें गम्मत का मतलब ज़्यादा कुछ नहीं रहता, टेंशन नहीं है उसके अंदर, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड। एग्ज़ाम मोड मतलब अभी स्टाफ सिलेक्शन के जितने भी एग्जाम हो रहे हैं ना, सब ऑनलाइन ही हो रहे हैं, तो ये इसको बार बार डिस्कस नहीं कर सकते। अभी कितने मार्क का पेपर रहता है वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, सभी के लिए मैं डिस्कस नहीं कर सकता। स्टाफ सिलेक्शन का अभी करंट वैकेंसी है ना, तो यहाँ पर डिस्कस करेंगे कितने पेपर रहते हैं, कितने मार्क के रहते हैं, कितना निगेटिव मार्किंग है। तो पहला एग्जाम तुम्हारा ऑनलाइन होगा कंप्यूटर पे, ठीक है, माउस के जरिए तुमको ऑप्शन फिल करना है, और रफ वर्क के लिए तुमको पेजेस मिलेंगे वहाँ से, और पेन भी मिलेंगे, अपने पास से कुछ लेके मत जाना, पेन पेजेस वगैरह वो लोग देंगे, और पेन देंगे तो उनकी वापस लौटा के भी आना, बहुत सारे लोग जेब में छुपा के डाले थे, तो 2 रुपये की पेन से कुछ नहीं होता, दे देने का उनको। दूसरा ऑफलाइन एग्जाम है, उसमें तुमको पेन ले जाने देंगे, क्योंकि लेटर और ऐसे ही लिखना है ना, लेटर ऐसे कैसे लिखना होगी मैं बताऊंगा आगे में, क्योंकि कैसा गाइडेंस पूरा होना चाहिए, आधा अधूरा नहीं, इसलिए पूरा सेमिनार अटेंड करो, समझ में आएगा। किसी को कोई प्रॉब्लम होगा, कुछ तकलीफ होगा तो भी थोड़ा बैठने का, जिंदगी भर तकलीफ नहीं उठाना है यहाँ पे। टाइम ड्यूरेशन बता रहा है, जो पहला एग्जाम रहता है अपना 90 मिनट का था वो पहले, लेकिन अभी 60 मिनट का हो गया। पेपर 2 तुम्हारा आधे घंटे का रहता है लेटर ऐसे लिखने का। नेक्स्ट स्लाइड। ये डेट्स कुछ बता रहा है, तो जूनियर इंजीनियर का डेट चले गया ना, अभी जो नया कैलेंडर है तुमको वहाँ पे अपलोड हो जाएगा। बाकी की डेट तो तुमको मैंने बता दिया, जो अभी जिंदा है वो आने वाली है। एक तो CHSL, CGL और कौन सा एक अपना छोटा वाला MTS, ठीक है। बाकी सबकी डेट चले गई, अब वो तुमको अगला कैलेंडर है 2021-22 का, वो वेबसाइट पे दिखेगा, ठीक है। नेक्स्ट, ये डेट्स वगैरह सब चले गई। नेक्स्ट डेट चले गई, GB की भी चले गई। नेक्स्ट, ठीक है। अब थोड़ा हम CHSL एग्जाम पे फोकस करते हैं, इसके बाद अपने को रेलवे का भी कंटिन्यू करने का, तो थोड़ा पेशेंस रखने का कोशिश करूँ, हमें कम से कम समय में बातों को कवर करूँ। इसमें जो पे स्केल रहता है तुम्हारा कितना बता रहा है, 2020। क्या है पे स्केल मतलब, नेक्स्ट 2020 यानी क्या होंगे, देखो ये एक्चुअल ना उसका सैलरी रेंज है। क्या बोल रहा मैं, सैलरी रेंज, जो मतलब लोअर डिवीजन कलर का ना 19,900 से चालू होता है और 63,200 तक जाता है। नहीं तो कोई बोलेंगे मेरे को 63 वाला दे, 19 वाला तुम ले लो, वैसा नहीं है, रेंज में चालू होता है। अब तुमको पैसे मिलेंगे कितने 12th लेवल पे, वो भी अपन देखेंगे। ये सैलरी रेंज है, क्योंकि ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन में रेंज लिखा था ना, यहाँ तक तुम जा सकते हो। पोस्टल असिस्टेंट के लिए ये सैलरी रेंज है, 25 से चालू होता है, 81 तक जाता है। डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए ये सैलरी रेंज है, समझ में है ना, एक सफिशिएंट सैलरी है। गवर्नमेंट जॉब बोले तो वैसे ही लोग खुश हो जाते। नेक्स्ट, ये इतना सैलरी मिलेगा। 3 कैटेगरी सिटी में बांटा गया, X, Y, Z, ठीक है। तो हम X कैटेगरी को लेके चलते हैं। X मतलब जो अपना नागपुर जैसा सिटी है ना, मतलब एक सिटी रहता है जो मेट्रो में आता है, एक जो तुम्हारा ग्रामीण में भी रहता है ना पोस्ट ऑफिस, और एक पोस्ट ऑफिस रहता है वो गाँव में,
तो वो जेड कैटेगरी है, वहाँ थोड़े पैसे कम रहेंगे। ठीक है, मेट्रो में बोले खर्चा पानी ज़्यादा लगता है, चाय नाश्ते का ज़्यादा पैसे देते उनको, तो थोड़ा थोड़ा कम करता है। तो अपन सैलरी देख लेते हैं। लोअर डिवीजन क्लर्क की जो सैलरी है एस कैटेगरी में कितनी जा रही है हाथ में सैलरी, 22,411 रुपये तुमको सैलरी मिलेगी। ठीक है, कट पीट के जो भी है उसमें पीएफ वगैरह कटता, बहुत सारी फैसिलिटी है। और थोड़ा मैं जनरल लेवल पे बात करता हूँ मैं कि जो गवर्नमेंट जॉब के एम्प्लॉय रहते हैं ना, उनके चेहरे पे थोड़ा एक खुशी लगती। ऐसा मेरा कलीग बता रहा था, बोले वो सर गवर्नमेंट जॉब वाले को देखो ना थोड़ा चेहरे पे अलग ही लगता, और अपने चेहरे पे बोले सर कैसा थोड़ा अजीब से लगता है, ये टेंशन है, इधर से पैसे मिले नहीं उसको पैसे देना है, कैसे ज़िंदगी काटेंगे। तो वही मैं बता रहा कि थोड़ा एक वो रहना चाहिए अपने में, सेल्फ सेटिस्फेक्शन भी रहना चाहिए ना, तभी तो अपन आगे जाएंगे। अभी मैं प्राइवेट में परेशान हूँ, तो कहाँ संडे के दिन निकाल के मैं आऊँगा, पूरा दिन भर तो मेरा 6:30 से रात में 9:30 बजे तक टीचिंग पढ़ाने में चले जाता। ठीक है, तो पहले अपने आप के सेल्फ डिपेंडेंट बने, तब जाके दूसरों के लिए भी करने का। तो इतना तुमको सैलरी मिलेगा। ठीक है, लोअर डिवीजन क्लर्क हो गया। फिर डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए और पोस्टल असिस्टेंट के लिए ग्रुप एस में कितनी सैलरी है, 31,045 रुपये। ठीक है, 45 रुपये छोड़ दो, कौन पकड़ रहा हूँ, 31,000 ठीक है, उतना सैलरी मिलेगा। नेक्स्ट, क्योंकि सैलरी ना बहुत मैटर करती है। सैलरी प्राइवेट में जितना बुरा हाल है, जैसा अभी लॉकडाउन के समय इशू रहा, तो कैसे हम अपने लेवल पे सेल्फ सेटिस्फाई रहेंगे, तब दूसरों के लिए भी कर सकते हैं, अपने लिए भी कर सकते हैं ना, सेटिस्फेक्शन के लिए सैलरी है। नेक्स्ट स्लाइड, एक मिनट, नेक्स्ट। पोस्टल असिस्टेंट, सॉर्टिंग असिस्टेंट का काम क्या रहेगा, तुमको अब बना दिया पोस्ट ऑफिस में, तो ऐसा नहीं पोस्ट ऑफिस में जाके सबसे ऊपर बैठ गए, मेरा गवर्नमेंट जॉब लग गया और नीचे नहीं आता मैं, ये काम भी करना रहेगा ना। क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी इंक्लूड डिस्पोजल ऑफ मेल्स एंड मेंटेनिंग द डाटा, जो भी आ रहा है ना खत वगैरह लेटर वाले, उसको मेंटेन करो, तुमको बांटना नहीं है, वो तो पोस्ट मास्टर करता है 10वीं लेवल वाला, इसको जीडीएस बोलते हैं, ग्रामीण डाक सेवा, उसकी वैकेंसी अलग निकलती। ठीक है, उसके बारे में अभी बात नहीं करते, तो उसको तुमको बांट के देना है जोन वाइज या मोहल्ले के हिसाब से, ये मोहल्ले में फिर वो मोहल्ले में फिर वो मोहल्ले में। मेंटेनिंग द डाटा, कस्टमर सपोर्ट, कोई कस्टमर आ रहा अकाउंट खुलाने या कोई और चीज़ है तो उसको सपोर्ट करने का, भगा मत देना उसको। हैंडलिंग कस्टमर क्यूरीज, कोई प्रॉब्लम है उसको। ठीक है, जैसे अभी पोस्ट ऑफिस के अकाउंट ओपन हो गए ना, और अपने स्कॉलरशिप के लिए गवर्नमेंट क्या बोल रही है, आप पोस्ट ऑफिस में अकाउंट ओपन कराइए, जो सीबीटी रहता है ना, डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर, बैंक बेनिफिट का जो ट्रांसफर मिलता है वो पोस्ट ऑफिस के थ्रू मिलता है, तो वो सब का क्यूरीज हैंडल करना। प्रोवाइडिंग देम अ फीजिबल सॉल्यूशन। ठीक है, और इसका जो अपना पोस्ट ऑफिस का जो ट्रेनिंग होती है ना, वो गुजरात में होती है। ठीक है, बहुत पहले मैंने इसकी क्लास किया था पोस्ट ऑफिस की, जो पूरे महाराष्ट्र के क्या बोल सकते हैं, जो सबसे बड़े थे पोस्ट ऑफिस की जो पोस्ट पे थे, वहाँ से वो रिटायर हुए थे। जैसे अपना पुलिस में कमिश्नर रहता है ना महाराष्ट्र का, जो पूरा ऑल ओवर महाराष्ट्र को हैंडल करता, वैसे जो पोस्ट ऑफिस के सबसे बड़े ऑफिसर थे, उनके पास मैंने क्लास किया था, जो वहाँ से रिटायर होकर हमको क्लास पढ़ा रहे थे। बहुत कुछ बातें मेरे को पता है उन्होंने पोस्ट ऑफिस के बारे में। उसका एक स्लोगन है पोस्ट ऑफिस का, अहिनाश सेवा महे, संस्कृत में है ये, अहिनाश सेवा महे। क्या मतलब है इसका, हम आपकी सेवा में है ना। पोस्ट ऑफिस में जाएंगे तो उनको भूलना, याद है कि भूल गए अहिनाश सेवा महे। ठीक है, तो अच्छा जॉब है, इसमें कोई ऐसा दिक्कत का बात नहीं है। नेक्स्ट, पोस्ट ऑफिस का हो गया। उसके बाद में डाटा एंट्री ऑपरेटर और कलर का भी जो है ना ऑफिस लेवल की वर्क है, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है उसमें भी। गवर्नमेंट जॉब में एक ऐसा है कि काम है, सैलरी ज़्यादा है, तो वो एक अच्छी बात है, तुम अपने लिए भी काम कर सकते हो उसमें। वैसे गवर्नमेंट जॉब एक बार लग गया तो फिर कोई पार्ट टाइम जॉब पे देखता नहीं है, प्राइवेट में करना पड़ता है। तो ये उसका जो है ना नोटिफिकेशन वगैरह बता रहा है। एप्लीकेशन फॉर्म है, लास्ट डेट फीस ऑनलाइन पेमेंट का है, और टायर 1 एग्जाम का है, ये तो हमने पहले डिस्कस किया। नेक्स्ट स्लाइड, थोड़ा एग्जाम के फॉर्म के बारे में समझ लेने का। फॉर्म फिल करते समय तुमको क्या मिलना चाहिए तुम्हारे पास, ईमेल आईडी सबके पास होंगी, नहीं होंगे तो नेट कैफे वाले को देख के बना देने का। 10 का मार्कशीट, 10 का मार्कशीट है ना, और तुम्हारा फोटो और सिग्नेचर स्कैन होना। सिग्नेचर भी नेट कैफे वाले स्कैन करते हैं, लेकिन फोटो कौन सा होना, फोटो के नीचे डेट ऑफ बर्थ। ठीक है, वो फोटो स्टूडियो वाले बनाते, और डेट ऑफ बर्थ भी कौन सा बोल रहा मैं, नवंबर के पहले का, 1 से लेकर 10 अक्टूबर के बीच का डेट ऑफ बर्थ वाला फोटो बना लेने का। और क्या बोल रहा है,
सिग्नेचर। कोई अगर डिसेबल है यहाँ पे PWD में आता है, डिसेबल सर्टिफिकेट में आता है, डिसेबिलिटी में, तो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट हॉस्पिटल डॉक्टर बनाते हैं, वहाँ से डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट लगेगा तुमको अगर कोई है तो। नेक्स्ट, अब यहाँ पे कुछ रजिस्ट्रेशन है। सबसे पहले तुमको वेबसाइट पे जाना पड़ेगा, वहाँ पे वेबसाइट पे जाऊंगा तो न्यू यूजर पे क्लिक करना, ठीक है, न्यू यूजर पे, और उसके बाद में रजिस्ट्रेशन फॉर्म स्टार्ट होगा। ऐसा कुछ इंटरफेस है, जब तुम वेबसाइट ओपन करोगे ना तो ऐसा आता है। न्यू यूजर पे तुम क्लिक करोगे तो यहाँ बेसिक डिटेल डालना रहता है अपने को। क्या क्या डिटेल डालना रहता है? तुम्हारा पास आधार है क्या, आधार कार्ड, फिर आधार कार्ड में डायरेक्ट आईडी में आधार कार्ड ले लेगा, सब बेसिक ही डिटेल है। नेक्स्ट, ये सब डिटेल है। कैंडिडेट नाम डालना रहेगा, फादर नेम पता होगा तुमको, मदर नेम, जो 10 की मार्कशीट पे है वही, इधर उधर मत जाना। जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, कैटेगरी, जनरल, OBC, SC, ST। जनरल कैटेगरी वाले कितने स्टूडेंट है, जरा यहाँ पे हाथ उठाओ। जनरल कैटेगरी वाले, तुम लोगों का EWS सर्टिफिकेट बनेगा, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। तो अगर तुम्हारा EWS सर्टिफिकेट बन सकता है तो पहली फुर्सत में उसको बना लो, क्योंकि यहाँ पे ना अपने को कट ऑफ में फायदा मिलेगा उसका, ठीक है। अपन अभी देखेंगे कितने मार्क का पेपर होता है और कितना कट ऑफ भी रहता है। परमानेंट एड्रेस, ठीक है, 10 कहाँ से तुमने किया, 10 का रोल नंबर, 12 कहाँ से किया उसका रोल नंबर, ठीक है, तुम्हारी ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर बहुत जरूरी है क्योंकि मोबाइल नंबर पे OTP आता है। नेक्स्ट, फिर ये तुमने पूरा फिल कर लिए तो उसके बाद रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो है ना ये लिंक पे आ जाएगा तुमको, यानी तुमने बेसिक डिटेल डाल दिया ना, फिर तुम्हारा मेन फॉर्म आएगा इस लिंक पे। नेक्स्ट, फिर यहाँ पे तुमको अपना फोटो और सिग्नेचर स्कैन करा हुआ जो है ना अपलोड करना रहेगा, और जो साइज में बता रहे ना यहाँ पे वही साइज में करना रहता है। तो जिसको आइडिया, जिसने फोटो सिग्नेचर स्कैन करा हुआ वो कर सकता है, बाकी नेट कैफे वाले तो बैठे रहते हैं उसके लिए, तो उनका काम ही चाहिए। बाकी सर उसके बाद में प्रोसीड करना पड़ता है। नेक्स्ट, तो ये फोटो और सिग्नेचर का साइज है, ठीक है। जो मैंने तुमको वेबसाइट बताया ना ssc.nhc.in, उस पर ना इसका पूरा नोटिफिकेशन भी है ये वाले फॉर्म का, तुम एक एक चीज़ डिटेल में वहाँ से भी देख सकते हो। बाकी जो मेन मुद्दे की चीज़ है ना मैं वो यहाँ बता रहा हूँ, क्योंकि हर कोई पूरी राम कहानी नहीं पढ़ता। मेन जो चीज़ है ना उसके लिए अपन सेमिनार में आए हैं। तो ये फोटो सिग्नेचर स्कैन करा हुआ ये साइज का होना चाहिए। नेक्स्ट, एक बार जैसे तुमने पूरा डिटेल वगैरह फिल कर दिए तो तुम्हारा 1 टाइम पासवर्ड आता है, वो डाल के तुमको वेरीफाई करना रहता है कि तुमने वो कैंडिडेट हो जो फॉर्म फिल कर दो। नेक्स्ट, फिर उसके बाद SSC CHSL का अपना मेन फॉर्म चालू होता है, ठीक है। यहाँ पे अपना जो 12th लेवल का जो डॉक्यूमेंट ये है ना वो मांगता है 12th लेवल का। और यहाँ पे जो तुम्हारा सेकंड एग्जाम है, सेकंड एग्जाम कौन सा है तुम्हारा, लेटर और ऐसे लिखने का है ना, तो वहाँ तुम्हारे को लैंग्वेज पूछेगा, तो वहाँ लैंग्वेज में इंग्लिश डालना। मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, बहुत सारे स्टूडेंट वहाँ पे हिंदी डालते, लेकिन तुम्हारा उतना शुद्ध हिंदी नहीं है। ये जो मैं भाषा में बोल रहा ना ये हिंदी चेक नहीं की जाती, जो शुद्ध हिंदी है ना वो चेक किया जाता। इंग्लिश सीख सकते हैं अपन, हिंदी भी सीख सकते हैं, ऐसी दिक्कत नहीं है। मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा, कोई हिंदी डालना चाहते हैं मैं मना नहीं करता हूँ। हो सकता है तुम में से कोई हो जो बहुत अच्छा हिंदी बोलते हैं तो हिंदी भी डाल सकते हो। पेपर 2 के एग्जाम की लैंग्वेज पूछता है वो, ठीक है। पेपर 1 तो इंग्लिश हिंदी में रहता, उसमें कोई पूछता नहीं है। नेक्स्ट, रेलवे भी कवर करना है इसके बाद अपने को, ठीक है। ये जब तुम्हारा हो जाएगा तो फिर डिटेल में अगर इस एप्लीकेशन फॉर्म वगैरह को एक बार चेक कर लेने का। फाइनल सबमिट करने के पहले, फाइनल सबमिट के पहले चेक कर लेना, क्योंकि एक बार सबमिट कर लेना फिर कुछ उसमें चेंज नहीं होता। नेक्स्ट, ठीक है, ये अपना बेसिक डिटेल आता है मेन फॉर्म। तुम्हारा जो नाम, अगर नाम चेंज हुआ, जैसे जो लड़कियां हैं गर्ल्स हैं उनका शादी के बाद नाम चेंज होता है ना, तो नाम चेंज हुआ तुम वो डाल सकते हो, या समझ लो किसी का रिलीजन चेंज हुआ है, कुछ और भी हुआ, नाम चेंज हुआ अगर तो न्यू नेम चेंज का भी ऑप्शन देता है। नाम चेंज हुआ है तो, नहीं हुआ तो जो बेसिक नाम है वही डालने का। तो बाकी तुम्हारा पेरेंट्स नाम, मदर्स नेम जो मैंने बोला था, डेट ऑफ बर्थ वगैरह। नेक्स्ट, फिर OTP वगैरह आता है। नेक्स्ट, यहाँ तुमको फीस पे करना रहता है, जैसे मैंने बताया ना ATM कार्ड से फीस पे कर लेना गर्ल्स के लिए, SC ST के लिए कोई फीस नहीं है, PWD कैटेगरी के लिए। नेक्स्ट, फीस जैसे बता रहे हैं यहाँ पे 100 रुपये, बाकी लिख के लिए कोई नहीं है। नेक्स्ट, ठीक है। नेक्स्ट, सेंटर ऑफ एग्जाम, जब तुम्हारा फॉर्म फिल हो जाएगा ना तो उसका ना एक प्रिंट आउट ले लेना फॉर्म का, ठीक है। क्योंकि जब एग्जाम है अप्रैल में तो 15 दिन पहले हॉल टिकट आएगा, तो जो ID और पासवर्ड है वो पता रहना चाहिए ना। कुछ बार बार नेट कैफे के बाद मत जाना, नेट कैफे वाला दुकान बंद कर दिया, तो ID पासवर्ड लिख के रख लेना, क्योंकि उसी पासवर्ड से तुम्हारा हॉल टिकट आएगा। सेंटर ऑफ एग्जाम जो है ना नागपुर का डालना है, नागपुर का 728 कोड है, वो वहाँ पे आते ही ये कोड 7028 समथिंग कोड है ऐसा,
पहला सेंटर नागपुर डालना, दूसरा सेंटर भी अगर वो नागपुर एक्सेप्ट कर ले रहा है तो भी नागपुर डालना, तीसरे में भी नागपुर डालना, और दूसरे तीसरे में नहीं ले रहा, पहला नागपुर, दूसरा करीब पास का अमरावती वगैरह। वैसे नॉर्मली नागपुर में है सेंटर अवेलेबल, अपने को कहीं जाने नहीं रहता। दूसरे लोग बेचारे सुबह सुबह आ जाते हैं अपने एग्जाम देने के लिए। नेक्स्ट, ठीक है, अपना वेस्टर्न रीजन में आता है, इसे वेस्टर्न रीजन का एड्रेस है, ठीक है, वेस्टर्न रीजन जो अपना महाराष्ट्र है ना, तो अपन उसी के अंदर अपन सेंटर अप्लाई करेंगे वेस्टर्न रीजन में, कि अपन वहीं आते हैं ना, और अपने को जॉब भी इधर ही चाहिए ना महाराष्ट्र में, उधर चाहोगे तुम लोग दिल्ली में, साउथ इंडिया में, वेस्टर्न रीजन में अप्लाई करने का। वैसे डायरेक्ट जो सेंटर सेलेक्ट हो रहा है बाद में वेस्टर्न रीजन में ही होता है, और म्यूचुअल ट्रांसफर भी कर सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत की बात नहीं है। सेंट्रल गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट है ना, तुमको दूसरे डिपार्टमेंट में हो लेकिन अपने शहर में आना है, तो ऐसे बंदों को ढूंढ लो। और दूसरी सबसे अच्छी बात, जैसे मैं 10th लेवल पे लग गया यहाँ पे, तो मैं यहाँ एग्जाम देके ना अपना क्वालिफिकेशन, अपना प्रमोशन कर सकता हूँ, क्योंकि यहाँ मेरा कॉम्पिटिशन नहीं है ना। अब तो मैं एग्जाम डिपार्टमेंट में आ गया हूँ 10वीं लेवल पे, ठीक है, अभी कंपटीशन बहुत बड़ा है। एक बार लग तो जाओ वहाँ पे 10th लेवल पे, 12th लेवल पे, बहुत सारे स्टूडेंट डायरेक्ट ग्रेजुएट लेवल ट्राई करते हैं, लेकिन वो एग्जाम भी उतना टफ है, उतना तैयार रहना चाहिए। 10th 12th अपने थोड़े आसान है, तो यहाँ पे करो ट्राई, और फिर धीरे धीरे अपना वैकेंसी बढ़ा, पोजीशन बढ़ा। नेक्स्ट, तो ये अपना नागपुर का कोड है, कहाँ गया पापा, नागपुर दिख रहा नहीं क्या, ये नीचे में 7205, ठीक है। फिर अमरावती वगैरह जो भी है वो कर लेने का, जब तुम डालोगे ना फॉर्म में तो बराबर सिलेक्ट करने का वेस्टर्न रीजन में, इतने अवेलेबल है, ठीक है। अपन नागपुर के तो उसी की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट, हाँ, ये थोड़ा सिलेबस है, इसको थोड़ा डिस्कस कर लेते, ठीक है। इसका ना मेरा एक पर्टिकुलर क्लासेस भी रहता, लास्ट में मैं उसका भी इंट्रोडक्शन दूंगा। और क्लासेस भी मैंने कौन से पैटर्न पे चालू किया जो यहाँ नागपुर में कहीं है नहीं, वो है मॉड्यूल पैटर्न पे, जो मैंने हैदराबाद में देखा था। हैदराबाद में यार उनका जो है ना लेवल ऑफ एजुकेशन सही में एकदम अलग है, तो इसको मैंने 3 मॉड्यूल में बनाया है, जो सिलेबस वगैरह ना पूरा डिस्कस करेंगे। मॉड्यूल 1 में स्टाफ सिलेक्शन सेंट्रल गवर्नमेंट का रहेगा, मॉड्यूल 2 में रेलवे रहेगा टेक्निकल और डिफेंस का, और मॉड्यूल 3 में महाराष्ट्र लेवल की जॉब रहेगी स्टेट गवर्नमेंट के। 3 मॉड्यूल है, अलग अलग डिविजन है, तो लास्ट में उसको इंट्रोडक्शन करेंगे, क्योंकि वो मेन रास्ता है। ये तो इंट्रोडक्शन है ना, ये तो तुमको सिर्फ इन्फॉर्मेशन मिल रहा है, समझ में आ रहा है क्या, तुमको पता चल रहा है कि बिरयानी इतने रुपए की है, लेकिन बिरयानी खाने के लिए तुमको आगे तक जाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये 4 सब्जेक्ट है। CHSL की बात कर रहे हैं, 50-50 मार्क के पेपर आते हैं, 25-25 क्वेश्चन रहते हैं, एक क्वेश्चन 2 मार्क का, ठीक है, ठीक है ना। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, टोटल कितने हो गए, 200 मार्क का पेपर, ठीक है। 100 क्वेश्चन रहेंगे, 200 मार्क का पेपर, कंप्यूटर पे 1 घंटे का समय, पहले 1.25 घंटा होता था, लेकिन 2 साल पहले उन्होंने 1 घंटे का कर दिए, यानी एक क्वेश्चन को अपने को 1 मिनट भी नहीं मिल रहा। तो इसको करने के लिए ना अपने को चाहिए टेक्निक, शॉर्टकट टेक्निक, ठीक है। तो वो उसके लिए हम जो मेन क्लास को फोकस करते। नेक्स्ट, फिर टायर 1 जो एग्जाम है आपका ऑब्जेक्टिव टाइप है, मल्टीपल क्वेश्चन रहते, और टायर 2 जो मैंने बताया इंग्लिश हिंदी में लेटर या ऐसे लिखना रहता, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग रहेगा इसमें, जो हमारा 200 मार्क का आता है ना, तो उसमें नेगेटिव मार्किंग रहता वो 0.5 का, यानी 4 क्वेश्चन मैंने अगर गलत करा तो 2 नंबर कटेंगे मेरे, 1 क्वेश्चन गलत करूंगा तो 0.5 नंबर कटेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे कट ऑफ अपने को लेके आना है। अगर मैं कट ऑफ में नहीं आ रहा तो मेरा फॉर्म भरना बेकार हो गया, फिर अगले साल इंतजार करना पड़ेगा। तो 200 में से कितना कट ऑफ चाहिए तुमको, 150, 150, 250 तो नहीं होगा, 200 में से कितना होना वो भी डिस्कस करेंगे, क्योंकि वो तो अपना मेन है ना। कट ऑफ तक नहीं पहुंचे तो फिर अपन पढ़ने के लायक ही नहीं है, मतलब, क्योंकि आउटपुट चाहिए अपने को यहाँ से, समझ में आएगा। सिर्फ ऐसे ही फॉर्म भर दिए, टाइम पास में पेपर देकर आ गए, वैसे नहीं चलेंगे। आंसर की इसकी फिर अपलोड होती है, जैसे मेरा एग्जाम हुआ, समझ लो आज एग्जाम हुआ ना, कुछ समय बाद आंसर की अपलोड होती है, वहाँ से मैं चेक कर लूँगा। आंसर की जो है ना, ऑनलाइन एग्जाम है तो अपने पास तो पेपर कुछ है नहीं, तो आंसर की जब इसकी अपलोड होंगी ना, तो तुम्हारी जो ईमेल आईडी है उस पर तुम्हारा पेपर भेज दिया जाएगा। ये तुम चेक कर लो, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुमने ऑप्शन बी मारे हो लेकिन यहाँ पे बी सही बता रहे, तुमको नंबर नहीं मिला, चेक कर लो। अगर ऐसा होता है तो तुम 100 रुपये दे के उसको ये कर सकते हो, उस पर चैलेंज कर सकते हो, लेकिन ऐसा होता नहीं है, सही रहता, पूरा एक्यूरेट रहता, यानी पूरी तरीके से पारदर्शिता है, कुछ भी तरीके से करेक्शन का चार्ज नहीं है इसमें, ठीक है। नेक्स्ट, तो टायर 1 में ये इंग्लिश का सिलेबस है, ठीक है। सिलेबस थोड़ा डिटेल में है, जैसे मैं बता रहा आपको, आप वेबसाइट पे जाओगे, उस पर आप फॉर्म इसका मतलब नोटिफिकेशन डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं, क्योंकि अपने को अभी रेलवे भी कवर करना है। नेक्स्ट, इंग्लिश का सिलेबस। नेक्स्ट, जनरल इंटेलिजेंस का सिलेबस, रीजनिंग का बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, रीजनिंग थोड़ा दिमाग चलता है तेज इसमें। अपने यहाँ पे लोग अलग अलग तरीके से दिमाग चलाने के लिए चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, कोई तंबाकू खाता है, कोई सिगरेट पीता है, ये जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग पढ़ लो, बोलो उससे भी दिमाग तेज चलेगा।
तीसरा है कॉन्टिन्यूटी एप्टीट्यूड मैथमेटिक्स, इससे थोड़ा दिमाग पे प्रेशर आता है, लेकिन बादाम खाने से दिमाग नहीं बढ़ता, ये एप्टीट्यूड करोगे तो इससे भी तुम्हारा दिमाग बढ़ेगा। बादाम अपनी जगह है, एप्टीट्यूड अपनी जगह है, ठीक है। सिलेबस है मैथ्स, इसके लिए अपने को थोड़ा शॉर्टकट ट्रिक से पढ़ना चाहिए क्योंकि समय कम रहता है। नेक्स्ट, ये उसका सिलेबस है, अलजेब्रा ज्योमेट्री। नेक्स्ट जनरल अवेयरनेस, ये बहुत अच्छा टॉपिक है, करंट अफेयर, जिसके बारे में अपने को कुछ भी नॉलेज नहीं रहता, पूरा ब्लैंक रहता है ऐसा लगता है अपने, ठीक है। अभी मेरे पास समय नहीं है कि करंट अफेयर के कुछ क्वेश्चन करूँ मैं, लेकिन ये इंटरेस्टिंग भी है, समझ में आ रहा है। अपने को देश के बारे में जानो, जहाँ रहते हो तुम उसके बारे में जानो तो अच्छी बात है नहीं कि दूसरे वाले देश के बारे में जानेंगे। अपन वही देखो अपने घर में क्या हो रहा है, कि बाजू वाले घर में देख रहे क्या हो रहा है, वहाँ पे झगड़ा क्यों हो रहा है। अपने घर में क्या हो रहा है वो तो देखो, वो क्या कर रहा है उसको मत देखो, समझ में आएगा। तो जनरल अवेयरनेस वही बोलता है, अपने बारे में देखो। नेक्स्ट, ये कुछ कट ऑफ है, तो देखो सबके लिए ना पोस्ट के लिए अलग अलग कट ऑफ है, क्योंकि सैलरी भी उसके अकॉर्डिंग है। जैसे तुमको कलर बनना है, लोअर डिवीजन कलर, बाबू बनना है, थप्पा मारना है ऐसे, तो तुमको कट ऑफ चाहिए पहले एग्जाम में। फिर दूसरा तो लेटर ऐसे लिखना ही है, नहीं दूसरे में क्या है तुम्हारा लेटर ऐसे है, हाँ। तीसरे में तुम्हारा टाइपिंग टेस्ट है, ठीक है। तो पहला एग्जाम में कट ऑफ है 200 में से तुम्हारे को 144 कट ऑफ चाहिए। ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, कम ज़्यादा होते रहता है, तो 200 में से 144 नंबर ले सकते क्या तुम लोग। नेगेटिव मार्किंग की तलवार भी है उसमें, ठीक है। अगर कलर बनना है तुमको थप्पा मारने का ऐसा, तो फिर तुमको बनना डाटा एंट्री ऑपरेटर। तुम बोले नहीं इतने में जम रहा नहीं, अपने को पैसे ज़्यादा होना, तो तुम्हारे कट ऑफ भी ज़्यादा लगेगा, 165 to 169। 169 ये जो कट ऑफ है ना जनरल कैटेगरी के लिए बता रहा है। ओबीसी के लिए 8-10 नंबर कम कर लो, SC ST के लिए 15-1 नंबर कम कर लो, ठीक है। वो उनको कैटेगरी वाइज कट ऑफ मिल रहा है, तो उस पर बहस नहीं करने का, अपने को अपनी तैयारी रखना है। इसलिए मैंने यहाँ पे सिर्फ जनरल कट ऑफ बताया, इसके बारे में बनो कैपेबल, समझ में आएगा। तो ये अपना कट ऑफ है। और तुम बोले कि मेरे को थोड़ा और ज़्यादा सैलरी होना, बोले सर इतने में नहीं जम रहा, तो डाटा एंट्री ऑपरेटर में जाओ, अदर देन CAG, ये थोड़ा और बड़ा सेंट्रल गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट है, तो यहाँ कट ऑफ जाता है 181 से 184, ठीक है। सब जनरल कैटेगरी के लिए है ये, बाकी कैटेगरी वालों को फ़ायदा मिलेगा, लेकिन इतना टारगेट लेके चलना है अपने को। कम से कम ये कलर तो बनने ना, छोटा वाला बाबू बनना है तुम्हारे को, ठीक है, थप्पा मारने के लिए, तो 144 तो भी चाहिए जनरल कैटेगरी के हिसाब से। जनरल कैटेगरी को भी पकड़ो, ठीक है, 144 पढ़ेंगे तो अपने को 140 142 मिलेगा कुछ तो भी, तो इतना कट ऑफ अचीव होना चाहिए। नेक्स्ट, फिर ये जो कट ऑफ है ना अलग अलग इसके में बताया गया 2019 में, ठीक है। ये अदर देन COG यहाँ ज़्यादा जगह नहीं रहती, ये 2 जगह रहती। तो 2019 में जो कट ऑफ आया था ना, देखो कैटेगरी वालों के लिए कहाँ गया बाबा, 165 था डाटा एंट्री में, यहाँ पे 135 था, वहाँ 144 बता रहा था ना, कम होता है ये 135 कैटेगरी वालों के लिए। SC वालों के लिए थोड़ा कम, ST वालों के लिए, ये OBC वालों का कट ऑफ है। EWS जो मैं बोला था ना जनरल वाले है, EWS सर्टिफिकेट बना लो, जहाँ से बनता है ना, बात करो उसके बारे में बना लो, क्योंकि तुमको यहाँ बेनिफिट मिलेगा EWS। फिर ये दूसरी पोस्ट है ESM वगैरह। ये जो विजुअली हैंडीकैप है, बहुत सारे जो लोग रहते हैं ना घरों में, जिनके आसपास जो माजूर लोग होंगे, तो उनको थोड़ा पता होगा, लोग घर वाले भी उनको समझते कि बोझ है, वो बोझ नहीं है। हो सकता है कि कुदरत ने उनको जो माजूर दिया इसके ज़रिए वो पूरे घर वालों को हैंडल कर सके। थोड़ा इसके बारे में शेयर करने का ये मेरा तुम लोग सभी लोग से ऐसा अनुरोध है कि जो फिजिकली हैंडीकैप है ना, थोड़ा उनके बारे में भी बताओ, क्योंकि वो लोग आ नहीं सकते सब सेमिनार के लिए, क्योंकि उनको देखो बहुत ही कम नंबर है, ठीक है। तुम अपने लिए भी करो, दूसरों के लिए भी करो, सबको लेके आगे चलो, धक्का मत देना बस किसी को, ठीक है। तो ये है अपना कट ऑफ। नेक्स्ट, टायर 2 एग्जाम, जो लेटर ऐसे लिखने के लिए बोलता है ना, ये तो बहुत अच्छा है। टायर 2 तीसरे नंबर पे अपना टाइपिंग टेस्ट होता है, तो इसमें ऐसे लिखने के लिए आता है 200 से 250 वर्ड, ऐसा गिनते नहीं अपन। 10वीं क्लास में लिखे होंगे ना तुमने ऐसे, इंग्लिश में हिंदी में लिखे ना ऐसे, अपनी मादरी जबान में, उर्दू में, मराठी में, तो ये ऐसे लिखने का है। और लेटर लिखने का, कैसा लेटर ऐसे आता है उसको भी देखेंगे अपन। ये 100 मार्क का रहता है। इसमें कितना कट ऑफ है, इसमें 33%, कितना। तो ये तो ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर नहीं है ना, जो एग्जामिनर पेपर चेक कर रहे हैं ना, उसको लगेगा कि तुमने लेटर और ऐसे जो लिखे हैं उसमें से तुमको 100 में से 33 के ऊपर नंबर दिया जा सकता है, तो तुम यहाँ पे भी पास हो। जैसे मजमून में नंबर मिलते थे ना अपने को, ऐसे कितने नंबर आता था तुमको 10वीं क्लास में, याद है क्या? 10 मार्क का। तो किसी को 10 में से 7 मिलता होगा, 6 मिलता होगा, ठीक है। तो अपने को लेटर ऐसे मिला के ना मिनिमम 10 में से 100 में से 33 चाहिए ही, उतना तुम अचीव कर सकते हो ना। मैं बताऊँगा कैसे लिखने का, क्योंकि अपने सामने में एग्जाम्पल है फेलियर की भी और सक्सेसर की भी, तो दोनों का एग्जाम्पल लेके मैच करेंगे और कवर कर सकते हैं, 33 आसानी से ले सकते हैं। नेक्स्ट, ये ऐसे कुछ टॉपिक है जिसपे तुमको लिखने के लिए आ सकता है ऐसे, पॉलिटिक्स पे जो अभी करंट में चल रहा है, सोशल इशू करंट में चल रहा है,
कोरोना जो अपना किसान का बिल है, इस सब के ऊपर में इसमें कनेक्टेड रहना, कैसे कनेक्ट रहना, क्या पता करना, वो जनरल अवेयरनेस पे अपन कवर करेंगे। टेक्नोलॉजी पे आ सकता है, फाइनेंस, इकोनॉमी पे, स्पोर्ट्स पे, और तुम्हारा इन्वायरमेंट पे, क्योंकि इन्वायरमेंट में भी चेंजेस आ रहे हैं ना बहुत सारे। कोरोना से चेंजेस आए, क्या बेनिफिट मिला कोरोना से इन्वायरमेंट को, वो सब चीज़ों को। ठीक है, नेक्स्ट। ठीक है, 33% मिल जाएगा नंबर, दिक्कत की बात नहीं है तुमको। नेक्स्ट, ये क्या बता रहा है, ये ऐसे के लिए बता रहा है, जैसे इनफॉर्मल लेटर, ये ऐसा लेटर लिखने के आ जाएंगे। यू आर मीना, तुम लोग मीना हो क्या, लिविंग एट हाउस, घर में रहते हो तुम लोग, हाउस नंबर 44 में। ठीक है, ये तुम्हारा एड्रेस दिया हुआ है, मीना है। अपना एड्रेस मत लिख देना, क्योंकि वो चीटिंग में आ जाएगा। न्यू दिल्ली में रहते हो, तुमको किसको लिखना लेटर है, इन्फॉर्मेशन लेटर लिखना है टू यूर एल्डर, तुम्हारे बड़े भाई राजीव को। ठीक है, और क्या बोलना उसको, कैरियर चॉइस के लिए गाइड करो, ऐसे लिखे ना अपन ने लेटर। ठीक है, तो सिंपल उस तरीके से है, बस जो तरीका मैं बताऊंगा उस लेवल पे लिखना, क्योंकि अपने को इतना कट ऑफ लाना है। और कट ऑफ के साथ साथ मैक्सिमम नंबर ला, क्योंकि मेरिट लिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं जो आज ये सेमिनार दे रहा हूँ ना, तो उसका मतलब मैं अपना खुद का लाइव एग्जाम्पल पेश नहीं कर पा रहा इस वजह से, क्योंकि मैं मेरिट में 4थे नंबर पे आया। 2017 की बात है, मुंबई जाके पेपर दिया था मैं वो चेहरे पे जो दिख रहा ना दाने, जो चिकन पॉक्स के बीमारी में जाके, बुखार में जाके पेपर दिया था मैं। बहुत मेहनत किया, लेकिन बहुत अखरा मेरे को जो 4थे नंबर पे मेरिट लिस्ट में नाम आया मेरा। तो मेरिट लिस्ट को जनरेट नहीं कर पाया, इसलिए मैं अभी तक लाइव एग्जाम्पल नहीं बन पाया, प्राइवेट में काम कर रहा हूँ। तो सभी में अच्छे नंबर लेना, ऑब्जेक्टिव टाइप पे भी लेना, और यहाँ पे भी कोशिश करो 33% नहीं, अपने को 83% लाना है यहाँ पे, क्योंकि तभी तो मेरिट अपना जनरेट होगा ना, तभी तो अपन आगे आएंगे। तो मैं जो तरीके से बताऊंगा उससे पूरा फॉलो करने का। नेक्स्ट पेज दीजिए। फिर ये CHSL एग्जाम पैटर्न है, जो तुम्हारा तीसरा वाला है। ये थोड़ा मेरा क्लास का फीडबैक फॉर्म है। ठीक है, इस पर आप लोग अपना नाम, क्वालिफिकेशन, मोबाइल नंबर और सेमिनार आपको कैसा लगा है, पूरा एवरेज गुड, वो आप लिख दीजिए, ताकि मेरे को फीडबैक पता चले मेरे में क्या इंप्रूवमेंट है। जैसे मैंने पहले बताया ना कि मैं एक स्टूडेंट हूँ, चीज़ों को सीख रहा हूँ, तो जो भी इंप्रूवमेंट रह सकता है आप उसमें लिख सकते हैं। ठीक है, इसको पास करते जाने का एक एक करके, जब पूरा हो जाएगा उधर लास्ट में फिल करके तो यहाँ पे लाके सबमिट कर देगा। टाइपिंग टेस्ट रहता तुम्हारा, जैसा मैंने बताया ना, टाइपिंग टेस्ट अपना इंग्लिश में ही रहता है। ठीक है, या अगर हिंदी में तुमको लेना है तो वहाँ पे फॉर्म फिल करते समय हिंदी में डालो ऑप्शन, लेकिन अभी इंग्लिश में सब लोग टाइपिंग करते हैं, मोबाइल पे भी हिंदी में, इंग्लिश में करते हैं ना अपन। व्हाट्सएप पे जो भी, व्हाट्सएप पे पटपट उंगली चलती है, कंप्यूटर पे भी चलना चाहिए। ठीक है, डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए 15 मिनट मिलेगा, एक एंट्री मारना है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। जिससे घर पे कंप्यूटर नहीं भी है तो नेट कैफे